गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। हाय एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। मैं हूँ सपना शर्मा और आप सभी का दिल से, तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेक्चर नंबर 6, है ना? लेक्चर नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं, या 5 और 6? मैं कंफ्यूज हो गई भाई साहब। हाँ, लेक्चर नंबर 5 वी आर गोइंग टू डिस्कस। और आज का जो सेशन है वो सेशन बड़े ही अलग से टॉपिक पर है, जिस टॉपिक पर हम लोगों को बहुत से सवाल आते हैं, वो है कॉमन एरर्स। अब देखिए, कॉमन एरर्स एक ऐसा टॉपिक है जो कि किसी एक चैप्टर पर ही निर्धारित करना, या किसी इस चैप्टर को या फिर इस टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए किसी एक चैप्टर को प्रिपेयर करना, ये गलत होता है। कॉमन एरर एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत वेराइटी ऑफ ग्रामर के जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को इंक्लूड करता है। तो मैंने आज दो टॉपिक पर कॉमन एरर्स जो है वो डिस्कस करने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों के साथ। दो टॉपिक कौन से? नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन हम डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में, ठीक है? ओके, चलिए सो प्रोसीड करते हैं, है ना? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया है और सभी लोगों की पढ़ाई जो है वो भी बहुत अच्छे से चल रही है। कैसे आप सभी लोग? अच्छे हैं क्या? बढ़िया है, चलिए ठीक है। पिछला जो सेशन था लेक्चर नंबर 4, उसमें हमने डिस्कस किया था टॉपिक प्रोनाउन, ठीक है? प्रोनाउन इस टॉपिक में हमने डिस्कस किए हैं कि प्रोनाउन के वेरियस टाइप्स क्या होते हैं, और वो जो वेरियस टाइप्स है प्रोनाउन के, उनके साथ में जो प्रोनाउन का उपयोग है, यूसेज है, वो यूसेज सही तरह से कैसे करें, ये हमने पिछले सेशन में देखा। ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं हमने देखे हैं, बट आज का सेशन है वो बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करते हुए आपको मिलेगा, ठीक है? आज जो सेशन है, चलिएगा डिस्कस करते हैं। आज के सेशन को हम नाउन प्लस प्रोनाउन, इस दो चैप्टर्स के कॉमन एरर्स जो होती है, वो कॉमन एरर्स आप ना करो, इसीलिए क्या कॉमन एरर्स हम लोग करते हैं रेगुलरली बात करते वक्त, या फिर जब भी जनरली हम लोग इस लैंग्वेज का उपयोग करते हैं, अंग्रेजी भाषा, तब नाउन और प्रोनाउन इन पार्ट ऑफ स्पीच में किस प्रकार की गलतियां हम करते हैं, उस पर आधारित हम कुछ सवाल देखेंगे, ताकि उन सवालों के साथ आपके जो आंसर्स है वो आंसर्स आप लोग क्या कर सको, हम जो आंसर्स है वो आंसर्स डिस्कस कर सके, ठीक है? तो चलिएगा, किसी को कोई डाउट है पिछले सेशन में तो प्लीज मुझे बता दीजिए, अगर डाउट नहीं है तो फिर हम गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन, ठीक है? अब देखिए, मैं ना जो सबसे पहला जो चेल्सी, गुड आफ्टरनून बेटा, अंजलि, अक्षय, श्रद्धा चौहान, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। देखिए, जो सबसे पहला मुद्दा जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ, वो है न्यूमरल नाउन से रिलेटेड। अब क्योंकि नाउन और प्रोनाउन हम साथ में लेने वाले हैं, तो आपको पहली बार तो मैं समझा रही, पहली बात तो ये समझिएगा कि नाउन और प्रोनाउन को ही ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट रूल्स डिस्कस होंगे। इसमें हम कोई भी बातें ऐसी नहीं करेंगे जिसमें एडजेक्टिव या एडवर्ब या फिर बाकी एरर्स को ऐड किया जाए, क्योंकि वो सब कुछ करते रहेंगे तो फिर हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो हमारा पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है? नाउन में एक बहुत इंपॉर्टेंट हेड होता है, वो होता है न्यूमरल नाउन। देखिए, न्यूमरल नाउन क्या होता है? न्यूमरल नाउन एक ऐसा नाउन होता है जो नाउन हम लोगों को नंबर बताए, उसको हम कहते हैं न्यूमरल नाउन। जो नाउन नंबर बताए दैट इज कॉल्ड न्यूमरल नाउन। नंबर बताने वाले नाउन को वी विल कॉल न्यूमरल नाउन। नंबर बताने वाला, लाइक कौन से नंबर बताने वाले नाउन होते हैं? सोचिए जरा, एक बार बताइएगा, कौन से ऐसे नाउन है, कौन से ऐसे नाउन है जिनको पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आता है कि अच्छा ये नाउन है पर ये नंबर बताने की कोशिश कर रहा है? जैसे फॉर एग्जाम्पल डजन, नंबर बताता है, कितना नंबर? 12। दूसरा है स्कोर, स्कोर कितना नंबर बताता है? 20। देखिए, जैसे 12 के नंबर को हम डजन कहते हैं ना, वैसे 20 नंबर को हम स्कोर कहते हैं, ठीक है? 100, 100 जब हम कहेंगे तो हमको कितना नंबर बताता है? ये 100 नंबर बताता है, समझ रहे? तो बेटा ये जो नाउन होते हैं ना, इन नाउन को हम कहते हैं न्यूमरल नाउन, जो कि नंबर बताए, न्यूमरल नाउन होते हैं, ठीक है? अब हम कोशिश क्या करेंगे, डिस्कस क्या कर रहे हैं, देखिए,
जब भी न्यूमरल नाउन के बाद एक और एक नाउन यूज होगा, जब भी न्यूमरल नाउन के बाद एक और नाउन यूज होगा, जैसे मैं कहूंगी न्यूमरल नाउन के बाद एक और नाउन यूज होगा, तो इस न्यूमरल नाउन से पहले एक नंबर ऐड होगा। हम कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे ना 100 रुपीज। अब सोचो, जब हम 100 रुपीज कहते हैं ना, तब हमारा मीनिंग होता है 100 रुपीज। जब मैं कहती हूँ डजन मैंगोज, तो जब मैं डजन मैंगोज कहूंगी तो वो 1 डजन हो जाएगा। या फिर अगर मुझे दूसरी कोई संख्या देनी है तो मैं 2 डजन 200 ऐसे कहूंगी, है ना। मैं कहूंगी 10 मिलियन पीपल, ठीक है जी। तो हमने क्या यूज किया बेटा, हमने जब एक न्यूमरल नाउन यूज किया है तो न्यूमरल नाउन से पहले एक नंबर दिया और उस न्यूमरल नाउन के बाद एक और नाउन दे दिया, ठीक है। तो हम लोगों को ये बात पता चलती है कि जब भी हमको एक न्यूमरल नाउन सेंटेंस में यूज करना होता है तो वो न्यूमरल नाउन जिस नाउन के लिए आपने यूज किया है वो उसके बाद दे दो और उसके पहले किसी भी एक नंबर को ऐड कर दो, तब जाके वो संख्या जो है वो संख्या पूरी हो सकती है, ठीक है। सिंपल है या नहीं है। 200 पीपल, है ना। बंगाल में 20 को कुड़ी टका बोलते हैं, कुड़ी टका बोलते हैं या कौड़ी टका बोलते हैं, कुड़ी टका। ओके 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 ओके, ठीक है। तो बेटा बंगाली में है ना, बंगाली में कहते हैं, ओके। तो बेटा ये जो न्यूमरल नाउन का रूल है ना, ये ध्यान में रखिए, ये है आपका रूल 1। रूल 1 क्या है, जो कि जनरली हमको पता भी होता है कि किसी भी न्यूमरल नाउन के पहले एक नंबर जरूर यूज होगा, क्योंकि आप एवे न्यूमरल नाउन नहीं बताते हो। सोचो ना, अगर मैं कहूँ 100 पीपल तो आपको समझ में आ रहा है कि 100 पीपल की बात कर रही हूँ, बट मुझे अगर उससे ज्यादा कहने हैं तो मुझे 100 200 400 ऐसे मुझे बताना पड़ेगा। जब हम न्यूमरल नाउन यूज करते हैं तब हम उसके पहले नंबर लगाते हैं। अगर हम नंबर नहीं लगाते तो ऐसा अज्यूम किया जाता है कि न्यूमरल नाउन जो है वो पक्का एक इस नंबर को काउंट कर रहा होगा, ठीक है। यहां तक कोई गड़बड़ है किसी को, पक्का, ओके। ये हुई पहली बात। अब दूसरी बात क्या होती है, देखिएगा, बहुत सी बार क्या होता है ना, बहुत सी बार हम न्यूमरल नाउन से पहले काउंटिंग नहीं यूज करते। न्यूमरल नाउन से पहले हम काउंटिंग मतलब नंबर यूज नहीं करते। जैसे अगर मुझे न्यूमरल नाउन से पहले नंबर नहीं यूज करना, ठीक है, तो मतलब मुझे नंबर कितना है ये पता नहीं है, बट मुझे बताना है नंबर में इतना नंबर है, लाइक उसके मल्टीपल 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 जो नंबर्स होते हैं उसमें बताना है। जैसे मल्टीपल नंबर्स क्या होते हैं, हजारों में, लाखों में, है ना, डजनों में, डजनों में, 10 लाखों में, करोड़ों में, अरबों में। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम मल्टीपल कहते हैं, मल्टीपल। जैसे समझिएगा, मैं कहूंगी कि 1 लाख लोग, 2 लाख लोग, 2 लाख लोग वहां इकट्ठा हुए थे, जहां पर भी मुझे कहना है। तो मैंने क्या किया, 2 लाख लोग ऐसा यूज किया। तो लाख जो कि एक न्यूमरल नाउन है, इसके पहले मैंने एक नंबर ऐड किया, ठीक है, सिंपल है। ये न्यूमरल नाउन हम ऐसे ही सिंगुलर लिखते हैं और इसके बाद का जो नाउन है वो प्लूरल लिखा जाएगा। ये तो प्लूरल ही होगा क्योंकि एक से ज्यादा की संख्या आ गई मतलब तभी तो न्यूमरल नाउन होता है ना, तो वो प्लूरल हो जाएगा, समझ रहे हो। अब कब होता है ना, मुझे कहना है लाखों में लोग, तो मैं ना लैक्स ऑफ पीपल कहूंगी, लैक्स ऑफ पीपल। अब लैक्स ऑफ पीपल का मीनिंग होता है लाखों में। लाखों में हम कब कहते हैं, जब हमें स्पेसिफिक नंबर बतानी होता है तो। जब हमें कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं देना होता है तब हम उसको मल्टीपल में कहते हैं, लाखों में, हजारों में, डजनों में। अब देखो, ध्यान में रखो, अगर कोई भी स्पेसिफिक नंबर न्यूमरल नाउन से पहले लगाया जाए तो वो बिल्कुल नाउन, नंबर, नाउन और नाउन इस स्थिति में लिखा जाएगा। बट कब, जब भी एक स्पेसिफिक नंबर न्यूमरल नाउन से पहले ना लगाया जाए तो उसके बाद ना ऑफ हमें लिखना पड़ेगा। ये हमारा रूल कहता है। मैं एक्सप्लेन करती हूँ फिर से। जब हमारे पास स्पेसिफिक नंबर नहीं होगा, व्हेन वी हैव नो स्पेसिफिक नंबर, वी विल हैव टू राइट न्यूमरल नाउन
वो भी प्लूरल में लिखना होगा, ठीक है, उस न्यूमरल नाउन को, लैक्स, उसके बाद ऑफ लिखेगा और उसके बाद में नाउन लिखेगा, ठीक है। बट अगर आप नंबर किसी न्यूमरल नाम के पहले यूज करते हो तो आप उसके बाद में डायरेक्टली नाउन यूज कर दोगे, ऑफ यूज नहीं करोगे। ये जो दो बातें मैं बताने जा रही हूं, ये दो बातें आप लोगों को इस रूल में समझनी है। पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि अगर आप कभी भी किसी भी न्यूमरल नाउन से पहले नंबर लगा दो तो सीधा सीधा उस नंबर को लगाने के बाद ये न्यूमरल नाउन यहाँ पर सिंगुलर हो जाएगा और इसके बाद जो नाउन होगा वो तो प्लूरल ही होगा। अगर आपने नंबर नहीं लगाया तो उस न्यूमरल नाउन को आपको प्लूरल लगाकर उसके बाद ऑफ लगाना होगा। जैसे या तो बेटा आप कहो टू नंबर है, लाख न्यूमरल नाउन है और पीपल है नाउन, 2 लाख पीपल, या तो आप कहो लैक्स ऑफ पीपल। दोनों का भले मीनिंग अलग अलग हो रहा है बट दोनों की रचनाएं अलग अलग है, ठीक है। आप कभी भी आप 2 lakhs पीपल ऐसा नहीं लिख सकते, या आप कभी भी 2 lakhs ऑफ पीपल ऐसा भी आप नहीं लिख सकते हो। 2 lakhs नहीं लिख सकते हो, 2 लाख पीपल, ये सही क्या होगा? सही होगा 2 लाख पीपल। 2 lakhs ऑफ पीपल नहीं, या तो आप लिखो 2 लाख पीपल या तो आप लिखो लैक्स ऑफ पीपल। समझ रहे बेटा? समझ रहे मेरी बात आप? तो यही दो रूल मैं आप लोगों को थ्योरी में भी समझाऊंगी, बट शायद ये दो रूल आप लोगों को समझ गए तो फिर यहां पर ही समझ गए तो फिर इट वुड बी ग्रेट, ताकि थ्योरी में और रिवाइज हो जाए। हेलो, प्लीज टेल मी, can I be able to explain you, sorry, am I able to explain you, was I able to explain you? चलो बहुत अच्छी बात है। यही रूल को जरा पढ़ते हैं, देखिएगा, यही रूल को पढ़ते हैं। पहला रूल क्या कहता है? अगर आप इफ अ नंबर इज यूज बिफोर अ न्यूमरल नाउन, अगर न्यूमरल नाउन से पहले नंबर यूज किया गया तो आपको ऑफ लगाने की जरूरत नहीं होती है, आप ऑफ नहीं यूज करोगे। जैसे आप सिंपली कहोगे 1 डजन एग्स, राइट, आप सिंपली कहोगे 200 बुक्स, राइट, आप सिंपली कहोगे 10 मिलियन पीपल। आपने ऑफ यहाँ यूज नहीं किया है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिंपली एक नंबर यूज किया, न्यूमरल नाउन यूज किया, उसके बाद नाउन यूज किया, ठीक है। बट बट अगर अगर न्यूमरल नाउन विदाउट काउंट आया है, विदाउट काउंट का मतलब होता है विदाउट नंबर अगर आता है तो फिर आपको ऑफ लगाना पड़ेगा। जैसे डजन्स ऑफ एग्स, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस, दिस इज द रूल्स, ओके। हाँ, मतलब देखिए डजन्स ऑफ एग्स मतलब दर्जनों में एग्स, है ना। हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, हजारों में किताबें, थाउजेंड ऑफ विलेजेस, सॉरी सैकड़ों किताबें, हजारों में हजारों के विलेजेस, हजारों के गांव। समझ रहे हो आप? तो बेटा ये जो आप लिख रहे हो ना ऑफ के साथ, ये ऑफ क्या बताता है? ये ऑफ बताता है मल्टीपल है, मल्टीपल ही बताता है ऑफ, ठीक है। तो जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखती हूँ, इन एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखिएगा। आई हैव 10,000 रुपीज, सही लग रहा है आपको, गलत लग रहा है? क्या लगता है? आई हैव 10,000 रुपीज, ये सही है या गलत है? उसके बाद आई हैव थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, सही है या गलत है? आई हैव 2 मिलियन बुक्स, सही है या गलत है? आई हैव मिलियंस ऑफ बुक्स, सही है या गलत है? इन चारों भी एग्जाम्पल में से किसी एग्जाम्पल को आपको लगता है कि कोई गलत है या फिर सारे सही है? बताइएगा।
नो, सब सही है। पवन, श्रद्धा, ओके, कुमार, रीमा यादव कहते हैं बी, और चालसी कहती है डी। ठीक है, देखिए, आई हैव 10,000 रुपीज। आपको चेक क्या करना है, अगर काउंटिंग दिया है न्यूमरल नाउन से पहले, तो ये न्यूमरल नाउन सिंगुलर होगा और इसके बाद का नाउन प्लूरल यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर काउंटिंग नहीं दिया है तो न्यूमरल नाउन प्लूरल हो जाएगा, इसके बाद आपको ऑफ लिखना होगा और दोबारा आपको एक प्लूरल नाउन लिखना होगा। ठीक है, तीसरा, अगर आपने नंबर ले दिया, मतलब काउंटिंग दे दी, तो आपको जो न्यूमरल नाउन है वो सिंगुलर लिखना होगा और इसके बाद का नाउन प्लूरल होगा। और अगर आपने काउंटिंग नहीं लिखी तो ये जो न्यूमरल नाउन है, इस न्यूमरल नाउन को प्लूरल होना होगा और फिर उसके बाद ऑफ लिखकर आप प्लूरल लिखोगे। तो सिंपल है या नहीं है? सारी चीजें तो समझ रही है आपको? सारे राइट्स है? सारे राइट है, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए, अभी बताइएगा, दो एग्जाम्पल्स हैं आपके पास। टेस्ट योरसेल्फ, 2000 पीपल वर हियर, राइट और नॉट? thousands of them were present, right or not? ऑल राइट, राइट, ये भी सही है बिल्कुल, और ये भी सही है बिल्कुल। काउंटिंग के साथ न्यूमरल नाउन सिंगुलर हो जाता है, उसके बाद ऑफ नहीं आता है। बजाय काउंटिंग के न्यूमरल नाउन प्लूरल हो जाता है और उसके बाद हमें ऑफ लिखना पड़ता है। दैट्स इट, आपको बस चेक इतना ही करना है। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया, आप समझने की कोशिश करते हो। आई एम सो हैप्पी। अच्छा, चलो अगेन, टेस्ट योर सेल्फ, टेस्ट योर सेल्फ। 1 2 3, इसमें 1 2 3 और 4 में आएगा नन। ओके, व्हाट्स योर आंसर? व्हाट इज योर क्वेश्चन? योर क्वेश्चन इज करेक्ट, बताइएगा विच वन इज करेक्ट। 1 2 3 4, 4 ऑप्शन है आपके पास। फिर से टेस्ट करिए, फिर से टेस्ट करिए, जितना होता है मैक्सिमम प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ, सभी का जवाब एक एक है। चेल्सी और श्रद्धा, इन दोनों ने 2 ऑप्शन का जवाब दिया है। कुमार रवि, पवन पटेल, उसके बाद आते हैं हमारे ओम प्रकाश, श्री हितेश, और जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा भाई, आप लोग बड़ा टाइम लगा रहे हो। रीमा यादव, ओके 2। ठीक है, देखिए आपके पास ज्यादा समय नहीं होगा एग्जाम में, पता है ना आपको। एक तो आपका इंग्लिश का वेटेज जो है, वो वेटेज कम होने के बावजूद 50 क्वेश्चंस आपको पूछ रहे हैं। अब आप किसी भी क्वेश्चन का रिस्क नहीं ले सकते हो, और आपके पास में इतना ज्यादा स्पीड चाहिए इंग्लिश को पढ़कर उसका जवाब देने का। मैं सच बताती हूँ आपको, आपका जो काइंड ऑफ पैटर्न है, उस पैटर्न में आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस करना, सबसे ज्यादा। आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो आपकी स्पीड और एक्यूरेसी दोनों भी बढ़ेगी। सिर्फ नॉलेज को, आप सिर्फ ज्ञान की प्राप्ति कर कर आपको एनलाइटनमेंट नहीं होगा। एक सेकंड, हाँ। समझ रहे? अच्छा ठीक है, आपको नहीं समझा, किसको नहीं समझा वो मुझे बताएंगे तो मैं अभी लास्ट टाइम समझा देती हूँ बहुत अच्छे से। फिर इसके बाद कैसे ना आगे, अभी सिलेबस जो है वो सिलेबस हमारा खत्म होने के बाद, मतलब ये अगर सिलेबस हमारा आगे बढ़ता है, ये अगर रूल हमारा आगे बढ़ गया तो फिर मैं इस रूल पे दोबारा नहीं आऊंगी ना, हमारे पास समय नहीं है उतना। देखिए, 100 रुपी नोट वॉज लाइंग ऑन द फ्लोर, सॉरी, 100, अ का मीनिंग होता है बेटा 1,
100 रुपी नोट। देखो 1000 सॉरी 100 रुपये की नोट। अब यहाँ काउंटिंग लिखा है या नहीं, वन भी तो काउंटिंग ही है, काउंटिंग लिखा है, ये सिंगुलर है, ये नाउन यहाँ पर सिंगुलर है बिकॉज ये अभी इसके नोट के साथ लगा हुआ है, तो नोट भी सिंगुलर है क्योंकि एक ही नोट है। तो अब एक ऑप्शन सही करोगे, कोई दिक्कत नहीं। आई बॉट 4 डजन ऑफ मैंगोज बोलते हैं। अब देखो अगर आप काउंटिंग लिखोगे तो इसको आपको प्लूरल नहीं लिखना है, इसको सिंगुलर लिखना है, तो यहाँ पर क्या आएगा 4 डजन मैंगो। आप 4 डजन ऑफ मैंगोज नहीं कह सकते हो ना, वो भी मैंगोज आपको कहने हैं ना, तो ये सेकंड ऑप्शन आपका गलत होता है। थर्ड, दे कॉल्ड 2000 पीपल। आगे यहाँ पर 2000 ना लिखते हो, आप क्या कहोगे 2000 पीपल। समझे आप मेरी बात को? राइट, 4 डजन नहीं 4 डजन मैंगोज, राइट। और फिर उसके बाद में 2000 नहीं 2000 पीपल, और फिर 100। ए का मतलब ना, ए का मतलब वन होता है, ये बात ध्यान में रखिए। ए या एंड जो आर्टिकल होते हैं इनका मीनिंग वन होता है। चलो चलो, तो बहुत ही बढ़िया, समझ रहे हैं आप। ये जो न्यूमेरल नाउन का रूल हुआ ये शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, बट आप में से बड़े ही बच्चों ने, बहुत से बच्चों ने गलतियां की है। मैक्सिमम बच्चों ने ए ऑप्शन का जवाब दिया था, बट आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा ना बेटा। चलिए ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कॉमन एरर वाला ही, चलिए बताइएगा। इफ आर फिल इन द ब्लैंक आर हेल्दी इन माइंड दे विल ट्रीट आर डॉटर्स प्रॉपरली। कहते हैं अगर हमारे सन्स इन लॉ, सन इन लॉ, सन्स इन लॉ या सन इन लॉ, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? अगर हमारे जमाई दिमाग से ठीक है तो हमारे बेटियों को अच्छे से ट्रीट करेंगे, सही से रखेंगे, बट ये तो होती है गलत फहमी। अच्छा ठीक, जो भी है आप बताइए क्या आएगा। 1 2 3 4 फिल इन द ब्लैंक, चलिए जल्दी जल्दी। रवि कुमार बहुत अच्छे, सतीश कुमार। पीपल्स कभी नहीं होगा सतीश, मैंने आपसे पहले ही कहा था। मैं बताती हूँ, इसका जवाब दे दीजिए तो मैं पीपल्स भी बता दूंगी। आर्या सेन, श्रद्धा, हितेश, राधेश्याम यादव बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। मोहित दुबे बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे। क्या आएगा आपका जवाब? आपका जवाब आएगा ऑप्शन नंबर 3। तो मैम हमें ऐसे सवाल चाहिए मैम, ऐसे वाले सवाल दो आप हमको, तो हमें फटाक से जवाब दे देंगे। थोड़ा सा भी कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं करिएगा, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए ये जवाब आते हैं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट यू। इससे लेवल बढ़ेगा ना ऊपर, और लेवल तो आएगा। हाँ जी, तो देखो अभी एक भी बच्चे ने गलत नहीं किया, सबने आंसर सही दिया। ऐसे ही आप देखो फोकस करके, है ना, फोकस करने की कोशिश करो। कोई भी रूल जब आपके सामने पहली बार आता है तो वो कभी भी डिफिकल्ट नहीं होता है। वो डिफिकल्ट कब होता है देखो, जब वो समझ नहीं आता। देखो मैं आपको कोई भी रूल समझाती हूँ, तो क्या मैं रूल समझाने से पहले ये कहती हूँ कि बेटा ये रूल डिफिकल्ट है या रूल इजी है? नहीं, क्योंकि समझाने से पहले किसी भी रूल का डिफिकल्ट होना या इजी होना एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर मैंने समझा दिया और समझते वक्त गलती से मेरे बगल में कोई आकर बैठ गया, मतलब मैं तो समझा रही हूँ एज अ स्टूडेंट बात कर रही हूँ, आपके पास कोई, आपके घर पे छोटा बच्चा है, वो आपके पास आ गया, डिस्टरबेंस हो गया, घर पे लड़ाई हो गई, आपने देख लिया, आपका ध्यान भटक गया। ध्यान भटकने के बाद उस रूल में फोकस ना करने की वजह से वो रूल आपके लिए डिफिकल्ट बन जाता है, और उस समय अगर आपने उस रूल पे बहुत अच्छे से ध्यान दे दिया तो वो आपके लिए इजी रहेगा। तो जब आपको कोई कॉन्सेप्ट पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहा है उस वक्त आपका ध्यान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन के वक्त आपको ध्यान नहीं दिया फिर भी चल जाएगा, बिकॉज आप तो रिवीजन रिवाइज कर लोगे, बट पहले ही पढ़ लेना उसको, बहुत जरूरी बात। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर राइट आंसर। ओके चलो,
वेरी गुड। ये एक हाइफन नाउन है, उस हाइफन नाउन को हम नहीं यूज करते हैं। ठीक है, अब चलो मैं आपको दो नाउन जो है, दो नाउन के बारे में थोड़ा एक कंफ्यूजन होता है, कॉमन कंफ्यूजन, उसके बारे में बात करूंगी। अच्छा ठीक है, सतीश कुमार का एक क्वेश्चन था, मैम पीपल को हम पीपल्स कर सकते हैं क्या? तो देखो पीपल ये जो वर्ड होता है ना बेटा, ये ऑलरेडी प्लूरल होता है, ये अनेक वचनी ही है। इसका सिंगुलर होगा पर्सन, इंडिविजुअल, ऐसा कुछ डिफरेंट डिफरेंट। पीपल इज ऑलरेडी प्लूरल। अभी जो प्लूरल है उसको आप दोबारा प्लूरल कर सकते हो? नहीं ना कर सकते, तो आप पीपल्स नहीं कर सकते। बट देखो पीपल्स अगर आपने कर दिया तो उसका मीनिंग होता है एक जगह से ही, पीपल ऑफ सेम एरिया। जैसे मैं अमेरिकन पीपल्स कह सकती हूं, मैं ट्राइबल पीपल्स भी कह सकती हूँ। देखो पीपल ये ऑलरेडी प्लूरल होता है, इसका और प्लूरल नहीं हो सकता। पीपल्स जब भी होगा तो पीपल्स का मीनिंग जो है वो मीनिंग जरा अलग हो जाता है। जैसे मैंने आप लोगों से कहा था कि बेटा वाटर का प्लूरल नहीं होता है, बट कभी अगर वाटर्स लिख दिया जाए तो उसका मीनिंग पानी नहीं होगा, समंदर होगा। पीपल का प्लूरल नहीं होता है, बट कभी पीपल्स आपको दिख जाए तो उसका मीनिंग होता है किसी एक एरिया से आए हुए अलग अलग लोग, डिफरेंट पीपल ऑफ सेम एरिया, डिफरेंट पीपल ऑफ सेम एरिया। जैसे अमेरिकन पीपल्स हम कह सकते हैं, जापानीज पीपल्स हम कह सकते हैं, यूरोपियन पीपल्स हम कह सकते हैं, ट्राइबल पीपल्स हम कह सकते हैं। समझ रहा है? तो बेटा ये कुछ रूल्स है जो एक्सेप्शन है। अच्छा देखिए, अगला हम बात कर रहे हैं, जो दो नाउन डिस्कस करने वाले वो है एक हाउस और एक होम। देखिए दोनों को हम ट्रांसलेट करते वक्त हिंदी में घर ही कहते हैं, घर, वो हमारा घर है, हमारा मकान है, ये हमारे मकान पर हम जा रहे हैं। तो बेटा जो मकान और घर होता है ना, वही हाउस और होम होता है। क्या लगता है आपको होम क्या होगा? होम, होम क्या होगा? होम और हाउस में डिफरेंस क्या है? जैसे एक घर है, ठीक है, एक घर में आपका परिवार रहता है। अगर किसी घर में, किसी बिल्डिंग में आपकी फैमिली रहती है, तो चाहे वो झोपड़ी हो या बंगलो हो, वो आपका होम हो जाएगा। ठीक है, पर अगर कोई भी बिल्डिंग है, कोई बड़ा बंगलो है, वहां पर अगर आपकी फैमिली नहीं रहती है तो वो हाउस हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस, राइट? ये आपको पता है। अभी हम पढ़ क्यों रहे हैं? बिकॉज ना देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन, ग्रामेटिकली कुछ तो डिफरेंस है होम और हाउस के बीच, वो हम पढ़ रहे हैं। देखिए अब हम बोलते हैं ना कि आई एम एट होम, ऐसा हम कहते हैं ना, आई एम एट होम, पर ये गलत है। क्यों? एट ये जो प्रपोजिशन होता है, ये प्रपोजिशन हम कभी भी होम इस वर्ड के साथ नहीं यूज करते हैं। एक मिनट, नो, एक मिनट, क्या कह रहे हैं? नो प्रेपोजिशन अदर देन एट, एट को छोड़कर कोई दूसरा प्रेपोजिशन लिखते नहीं है। बेसिकली हम टू नहीं लिखते हैं, फ्रॉम नहीं लिखते हैं, ये प्रेपोजिशन तो हम बिल्कुल नहीं लिखते। कौन से वर्ड के साथ? होम इस वर्ड के साथ। जैसे आई गो टू होम, ये गलत होगा, आई गो होम ये सही होगा। समझ रहे हैं? और हाँ, आप होम इस वर्ड से पहले कोई भी आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते, राइट? आप लिख सकते हो गो टू हाउस, बट आप गो टू होम नहीं लिख सकते हो। सिर्फ आप एक ही लिख सकते हो, हैट। जैसे हम लिखते हैं ना आई एम एट होम, लिखते हैं ना आई एम एट होम, सॉरी मैं जरा कंफ्यूज हो गई थी। आई एम एट होम, आई एम एट होम ये टर्म सही है, बट टू, फ्रॉम या किसी और का प्रपोजिशन का यूज होना यहाँ पर गलत होता है। ठीक है, बट देखो हाउस क्या होता है? हाउस एक बिल्डिंग होती है जहां पर भले ही लोग नहीं रह रहे, बट एक बिल्डिंग बना रखी है आपने। अब हाउस के पहले कोई भी ऐसा रूल लागू नहीं होगा, ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि हाउस से पहले आप कोई भी प्रेपोजिशन को यूज कर सकते हो। जैसे आप किसी भी आर्टिकल का यूज भी कर सकते हो। जैसे मैं कहूंगी आफ्टर 10 आवर्स ऑफ ट्रेवल वी फाइनली रीच्ड होम,
ठीक है, रीच एट नहीं आया, रीच टू भी नहीं आया। शी मेड द न्यू अपार्टमेंट फील लाइक होम, ठीक है, अ होम नहीं आएगा, बट हाउस, दे स्टार्टेड बिल्डिंग द हाउस अ ईयर अगो, द हाउस, दे बिल्ड अ न्यू हाउस नियर द लेक, न्यू हाउस नियर द लेक। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बेटा आप किसी भी प्रपोजिशन का यूज हाउस और होम के साथ, हाउस के साथ कर सकते हो, होम के साथ नहीं कर सकते हो। बट अब ये जो प्रपोजिशन की जब बात हो रही है ना, तो इस बात पे मैं एक और बात कहना चाहूंगी, ध्यान में रखिएगा। जो प्रपोजिशन है वो प्रपोजिशन हम होम के साथ नहीं लगा सकते हैं। जैसे टू इस प्रपोजिशन की बात करते हैं, टू के बाद आप होम नहीं लगा सकते हो, बट टू के बाद अगर माई है, योर है, हीज है, हर है, देयर है, आर है, यानी कि अगर आपने पोजीशन दिखाई हो और उस पोजीशन के बाद में आपने होम वर्ड लिखा हो तो फिर सही होता है। मतलब जैसे, मतलब जैसे इसका मीनिंग कैसे होगा, आई गो होम, ये आपको ऐसा लिखना होगा, आई गो टू होम, ये आप नहीं लिख सकते, पर आई गो टू माई होम, ये आप लिख सकते हो। किसी भी प्रपोजिशन के बाद होम का होना गलत है। जैसे टू प्रपोजिशन की हम बात कर रहे हैं, तो टू के बाद होम हम डायरेक्टली नहीं लिखते, बट टू के बाद अगर माई, योर, हीज, हर, देयर मतलब ही पोजीशन शो की हो तो फिर आप यूज कर सकते हो, तो फिर आप यूज कर सकते हो। मतलब अगर पोजीशन दिखाई हो बिफोर होम, देन यू कैन ऐड, यू कैन ऐड preposition, फिर आप preposition ऐड कर सकते हो। ये रूल आप ध्यान में रखिएगा, बहुत जरूरी है। राइट, वेरी गुड, आई गो टू माई होम, दिस इज राइट, वेरी गुड। शी गोज टू हर होम, दिस इज राइट, बट शी गोज हर होम। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कुछ वर्ड्स है बेटा, कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे गो, कम और सेंड, इन वर्ड के बाद आपको टू लगाना ही पड़ता है, वो कंपलसरी होता है। गो के बाद आपको टू लगाना ही होता है, बट होम ही एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ आप टू नहीं लगा, प्रपोजिशन नहीं लगाते हो। अब अगर आप प्रपोजिशन नहीं लगाते हो तो फिर उसका एक उपाय है, उसको अगर प्रपोजिशन नहीं लगा सकते होम को, तो होम के पहले आप पोजीशन दिखा दो, तो पोजीशन दिखा दोगे तो हो जाएगा। क्या समझे आप इस बात को? समझे या नहीं? हेलो, जवाब दीजिएगा बेटा। क्यों जवाब नहीं दे रहे हो आज? आज अपने फास्ट रखा है क्या, कि हमें आज बात नहीं करनी है, आज तो सैटरडे है तो आज बात नहीं करेंगे? चलो बताओ, होम वर्सेस हाउस, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आई एम गोइंग टू होम नाउ, आई एम गोइंग होम नाउ, आई एम गोइंग टू द होम नाउ। चलिए बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही है। हाँ जी, जवाब क्या आया? जवाब आया बी। हाँ, बिल्कुल सही जवाब है।
ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। देखिए आई एम गोइंग होम नाउ, ये गोइंग टू होम नहीं हो सकता, गोइंग टू तो नहीं होता और द भी नहीं होता है। तो बेटा ये कॉमन एरर आप ध्यान में रखिएगा, होम इज नाउन के साथ। ओके, दे बॉट अ न्यू फिल इन द ब्लैंक लास्ट वीक, होम हाउस या दोनों में से कोई एक। They bought a new fill in the blank last week. चलिए जल्दी जल्दी। हाँ जी बेटा, आप देखिए जो खरीदा वो क्या घर खरीदा या मकान, तो मकान खरीदा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। चलिए गुड, बहुत अच्छे। चलिए बढ़ते हैं आगे। I left my books at house. I left my books at the house. I left my books at home. चलिए हेमा यादव, श्रद्धा चौहान, बहुत अच्छे, हितेश आर्या, हाँ जी, हर्ष गोयल, राधे श्याम जी, पवन, मोहित, वैष्णवी, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर क्या आएगा आपका? हाँ जी ठीक है, ऑप्शन नंबर आएगा आपका 7, क्योंकि आप घर पे किताब बोलोगे तो आपके अपने घर पे बोलोगे, आप मकान पे नहीं बोलोगे। हाँ जी, तो एट द हाउस, एट होम, होम के साथ हम एट यूज कर सकते हैं, राइट। ओके चलिए, तो ये क्लियर हुआ। हाँ, अब चलिए आगे बात करते हैं। दो और नाउन है जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। वो एक नाउन होता है एडवाइस, एडवाइस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। सो ADVICE, इट्स एडवाइस, जो क्या होती है, जो होती है नाउन। और ADVISE, ये जो एडवाइस होती है वो होता है वर्ब। तो SE वाला वर्ब होता है और CE वाला नाउन। और सेम हैपेंस विद प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, PRACTICE, CE वाला हो गया नाउन, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस करना माने एक वर्ब, ये दोनों SE वाले हो गए, समझे? जैसे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, तो आप बहुत सी बार कंफ्यूज होते हो, एडवाइस, एडवाइस में कंफ्यूज होते हो, तो वो समझिएगा कि CE वाला क्या होता है नाउन और SE वाला होता है वर्ब, ठीक है। अब जब CE वाला नाउन होता है तो वो अनकाउंटेबल है, तो उसके पहले आप आर्टिकल कुछ नहीं यूज कर सकते हो। जैसे देखिएगा, आई एडवाइस यू टू वेट, यहाँ पर जो एडवाइस यूज हुआ है ये सही है या गलत है? ADVISE यूज हुआ है, तो आई के बाद यूज हो रहा है, मतलब ये वर्ब होना चाहिए, राइट। ये क्या होना चाहिए? वर्ब यूज होना चाहिए। आई एडवाइज यू टू वेट, माई एडवाइस टू यू इज टू वेट, माई एडवाइस, मेरी एडवाइस, इट्स अ नाउन हियर, क्योंकि वर्ब के पहले तो आप माई नहीं यूज करते हो, समझ रहे हो, नाउन के पहले यूज करते हो, आपको पोजीशन दिखानी होती है। तो इसलिए समझिएगा कि वर्ब के जगह पर सब्जेक्ट के बाद आप एडवाइस लिखोगे और पोजीशन के लिए आप नाउन लिखोगे। तो बिल्कुल आपको समझ में आई बातें। अब देखो, शी डिड नॉट गिव मी मच एडवाइस, उसने मुझे उतनी एडवाइस नहीं दी, तो यहाँ पर दी नहीं, क्या नहीं दी, एडवाइस, नाउन हुआ। हाँ जी। एंड शी कीप्स एडवाइजिंग मी, वो मुझे सलाह देती ही रहती है, अगेंस्ट टॉकिंग टू हर, उससे बात ना करते हो। तो शी कीप्स एडवाइजिंग मी, यहाँ पर ये वर्ब है, क्योंकि ये एक एक्शन में बताया गया है, एक एक्शन में डिस्क्राइब किया गया है। अब इसका कॉमन एरर क्या होता है, वो कॉमन एरर देखते हैं। कि कॉमन एरर ये होता है कि हमारे हमको इजीली नहीं समझ आता है कि एडवाइस, एडवाइस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। सेम हैपेंस विद बिलीव और बिलीफ, शायद मैंने आपको क्लास में बताया भी होगा इससे पहले। बिलीफ होता है बेटा नाउन और बिलीव होता है बेटा वर्ब। हाँ जी, देखो, he gave me some excellent advice, सही है या गलत है? उसने मुझे कुछ एक्सीलेंट एडवाइस दे दी, तो क्या दी, नाउन दिया ना, नाउन सी वाला है, ठीक है। प्लीज एडवाइज मी ऑन व्हाट टू डू, यहाँ पर मुझे एडवाइस करो, क्रिया की बात हो रखी, ऐसी वाला है। माई टीचर ऑलवेज गिव साउंड एडवाइस, तो एडवाइस नाउन है।
I would advise you to start saving early. I would advise, it is a verb. That was useful advice, thank you. Useful advice, noun. डॉक्टर्स यूजुअली एडवाइज अगेंस्ट स्मोकिंग, तो यूजुअली एडवाइज करते हैं, वर्ब है ऐसी वाला एडवाइज। समझ रहे बेटा? हाँ, तो फिर ये बात है बिल्कुल ध्यान में रखिएगा कि कुछ नाउन होते हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, उसमें से एक है एडवाइस। एडवाइस सेम हैपेंस विथ। अच्छा ठीक है, क्वेश्चंस पूछो। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस, ए बी सी, और 4 में होगा नन, फोर्थ ऑप्शन होगा आपका नन। नन चेल्सी, हेमा, पवन, आर्या सेन, हितेश, बहुत अच्छे। चलिए, ही गेव मी अ यूजफुल एडवाइस, एक एडवाइस दी उन्होंने मुझे। एडवाइस यहाँ पर ADVIC चाहिए, बिकॉज हमें नाउन चाहिए होता है। लिख गया बी, ही गेव मी अ यूजफुल एडवाइस। अब देखिएगा यहाँ पर एडवाइस लिखा हुआ है बट ए आर्टिकल लिखा हुआ है। ए आर्टिकल हम नहीं लिखते एडवाइस के साथ, क्यों? ध्यान में रखिएगा, एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन होता है बेटा। सलाह, सलाह को आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप आर्टिकल नहीं लगाते हो, आप नंबर नहीं लगाते हो, आप उनको प्लूरल भी नहीं लिख सकते हो। समझे या नहीं समझे? तो बी ऑप्शन आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं आएगा। जो बहुत से स्टूडेंट्स बी ऑप्शन बता रहे हैं ना, जो कई गलत है, गलत है, गलत है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओ। एडवाइस के पहले आर्टिकल ये नहीं आएगा, अभी तो थोड़ी देर पहले बताया। ही गेव मी यूजफुल एडवाइस, ये आएगा आपका सी ऑप्शन से। तो सी, हर्ष गोयल, आपका पहला आंसर सही था हर्ष, आपने चेंज कर लिया बाद में। ठीक है, और कोई है सी वाला? हेमा यादव, अच्छा पिछला क्वेश्चन का जवाब है ना हेमा, ये समझे बेटा? ही गेव मी यूजफुल एडवाइस, ADVICE चाहिए रहेगा अगर नाउन लिखना है, और इससे पहले हम आर्टिकल नहीं लिखते हैं। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया ना, कहाँ बताया? देखिए 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 देखिए, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया है। यहाँ पर लिखा है ना बिल्कुल बहुत अच्छे से कि यहाँ पर कोई भी प्लूरल फॉर्म या उनको आर्टिकल नहीं लगेगा, तो उनके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, और आपने आर्टिकल वाला ऑप्शन चूज किया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नीड समवन टू एडवाइस मी, आई नीड समवन टू एडवाइज मी, आई नीड समवन टू एडवाइस मी। अभी देखो, अभी बढ़िया।
आई नीड समवन टू एडवाइस में, ये गलत हुआ, यहाँ पर हमें वर्ब चाहिए होगा, टू के बाद हमेशा वर्ब यूज होता है, ध्यान में रखिए। आई नीड समवन टू एडवाइस मी, ऑप्शन नंबर बी योर राइट आंसर। ए गया और सी भी गया है, बहुत अच्छी, गुड गुड गुड। ठीक है, तो यहां तक आ गए। अब अगले दो वर्ड्स है जो आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, और भी नाउन है, वो होता है, एक होता है पोएम्स और एक होती है पोएट्री। अब पोएम क्या होती है बेटा, पोएम होती है एक कविता, राइट, और पोएट्री क्या होती है, तो पोएट्री होती है सेट ऑफ कविताएं, सेट, उनका जो ग्रुप होता है ना, उनको हम पोएट्री कहते हैं। मतलब माना जाए तो पोएट्री एक अनकाउंटेबल नाउन है और पोएम एक काउंटेबल नाउन है, समझ रहे हो। तो हम पोएम को आप काउंट कर सकते हो क्या, कर सकते हो, हाँ जी, वन पोएम, टू पोएम, मेनी पोएम्स लिख सकते हैं। बट पोएट्री को आप काउंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि पोएट्री तो ऑलरेडी कलेक्टिव है, बहुत सारे पोएम उसमें दी हुई है, तो किसी पोएट्री को कलेक्ट करना मुश्किल बात हो जाएगी। यू विल हैव टू रिमेंबर दिस, यू कैन नॉट काउंट पोएट्री, यू कैन काउंट पोएम्स। पोएम इज काउंटेबल एंड पोएट्री इज अनकाउंटेबल। सो पोएम को आप प्लूरल लिख सकते हो, है ना। काउंटेबल अनकाउंटेबल का डिफरेंस क्या होता है, देखिए, अगर कोई वर्ड काउंटेबल होता है तो उसको आप प्लूरल कर सकते हो, उससे पहले आप नंबर लगा सकते हो, उससे पहले आप आर्टिकल लगा सकते हो, ठीक है। बट कोई अगर अनकाउंटेबल है तो उससे पहले आप नंबर नहीं लगा सकते, उसको अपन आर्टिकल नहीं लगा सकते, और उसको आप काउंटिंग में नहीं लिख सकते, प्लूरल सेंस में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो सेम हैपेंस विद दिस टू वर्ड्स, ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा है। सो एग्जाम्पल्स है आपके पास, है ना, जैसे ही रिसाइटेड अ ब्यूटीफुल पोएम एट द इवेंट। रिसाइट करना माने, पोएम को जब हम बताते हैं ना, मतलब कविताएं, वो कविताएं जब बोली जाती है, कविताओं को गाया जाता है, नहीं, कविताओं को रिसाइट किया जाता है, शेर जो होते हैं उनको भी रिसाइट किया जाता है। तो कविताएं जब बोली तो पोएट्री नहीं बोली जाएगी, साथ में पोएम्स बोली जाएगी। पोएट्री एक मीडियम 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 ऑफ एक्सप्रेशन होता है, ऐसा कहा रहा है। द बुक कंटेन सेवरल पोएम्स, सेवरल कह दिया, सेवरल माने क्या होता है, बहुत, देखिएगा, सेवरल मीनिंग फ्यू, सम, इन वर्ड्स के बाद हमेशा आप काउंटेबल को ही यूज करोगे, और वो भी काउंटेबल जब आप यूज करोगे तो उसको प्लूरल बना के लिखोगे, ऑल। सेवरल ये काउंटेबल के लिए यूज होता है, ध्यान में रखिएगा, काउंटेबल प्लूरल के लिए यूज होता है। सेवरल माने काफी, मेनी मतलब बहुत, फ्यू मतलब काफी कम पर है, और सम मतलब थोड़े से, मतलब ये सारे प्लूरल डिटरमाइनर्स होते हैं, इनको डिटरमाइनर्स कहा जाता है। मतलब ये ना नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन बताते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए इनको हम डिटरमाइनर कहते हैं। तो नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स होते हैं डिटरमाइनर, ऑल, सेवरल, मेनी, फ्यू, सम, ये प्लूरल डिटरमाइनर्स होते हैं, प्लूरल नाउन यूज करते हैं। द बुक कंटेन्स सेवरल पोएम्स, शी इज स्टडिंग मॉडर्न अमेरिकन पोएट्री, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे आप, ओके। तो ध्यान में रखिएगा, आई विल आस्क सम क्वेश्चंस टू यू। करेक्ट यूसेज बताएंगे। द पोएट्री ही रोट won several awards, the poems he wrote won several awards। ए होगा या बी होगा या दोनों भी होंगे, हाँ जी बेटा, राधे श्याम जी, हर्ष, श्रद्धा, रीमा, कुमार, वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर आपका आंसर आएगा बी। देखिए वो पोएट्री लिखेगा नहीं, वो पोएम्स लिखेगा, जो पोएम्स उसने लिखी है वो उसने काफी सेवरल अवार्ड्स जीते हैं। राइट, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर सेवरल ये वर्ड पोएट्री के लिए नहीं यूज हो रहा है ना, सेवरल तो अवार्ड्स के लिए यूज हो रहा है,
सेवरल का मीनिंग होता है बेटा काफी। हाँ जी, तो यहाँ सेवरल जो वर्ड है ये पोएट्री के लिए वैसे भी नहीं यूज हो रहा है, अब वर्ड्स के लिए यूज हो रहा है। मुझे जरा डाउट आ रहा है इस पर। द पोइट्री ही रोट वन, देखिए इसका आंसर ना दोनों भी आएगा बेटा। देखिए सी ऑप्शन इसका जवाब आएगा। कैसे? देखिए वो पोएट्री भी लिख सकता है। पोएट्री क्या होता है? सेट ऑफ पोएम्स। कविता संग्रह जिसको कहते हैं, कविता संग्रह को हम कहते हैं पोएट्री, कविता संग्रह। और फिर जो कविताएं होती है वो भी वो लिख सकता है, और कविता संग्रह संग्रह भी लिख सकता है। तो ए भी सही है और बी भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ सकता है। सेट ऑफ पोएम्स भी हो सकती है और पोएम्स भी हो सकती है, समझ रहे हैं? थोड़ा सा यहाँ पर मैं भी कंफ्यूज हो गई थी। मेरा ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब यहाँ पर करेक्ट होगा। ओम प्रकाश बहुत सही, बहुत अच्छे। और किसी ने दिया है सी ऑप्शन जवाब? ठीक है, गुड। चलिए तो जरा बढ़ते हैं अगले नाउन की ओर। Which is incorrect? The last one. He enjoys reading poetry. उसे पोएट्री पढ़ना पसंद है। This poem is about nature. I wrote 5 poetries last night. क्या आएगा इनकरेक्ट? इनकरेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि पोएट्रीज ये प्लूरल नहीं कर सकते आप, बिकॉज इट विल बी अनकाउंटेबल। ऑप्शन नंबर इनकरेक्ट पूछा गया है। अंजलि त्रिपाठी, रवि, मोहित दुबे, क्या जवाब दे रहे हो आप लोग बेटा? जवाब किस तरह दे रहे हो, क्यों दे रहे हो ये जवाब? दिस पोएम इज अबाउट नेचर। आपको इनकरेक्ट पूछा है। शी एंजॉयज रीडिंग पोएट्री, वो पोएट्री भी पढ़ सकती है, एंजॉय कर रही है। ये जो पोएम है ये पोएम नेचर से रिलेटेड है। आई रोट 5 पोएट्रीज लास्ट नाइट, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉट बी। समझ गए? कैसी गलती है भाई? इतना इतना इजी सवाल अगर आप लोगों को गलत करना है तो ध्यान में रखिएगा, या फिर आप गलत कर रहे हो तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि बेटा ये बस बेसिक लेवल है। इस टॉपिक को फिर से एक बार समझाए। देखिए एक वर्ड होता है पोएम और एक वर्ड होता है पोएट्री। पोएम ये एक होती है, एक माने सिंगुलर होती है, और इसको आप अनेक भी लिख सकते हो, इसको आप प्लूरल भी लिख सकते हो। पर पोएट्री ये ना, ये एक ही होती है, बस ओनली सिंगुलर होती है। पोएट्री होती क्या है? पोएट्री होती है कविताओं का संग्रह, होता है ना संग्रह। जैसे देखो, जैसे देखो 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 देखो, मैंने एक पोएम लिखी, ये एक पेज पे मैंने एक पोएम लिखी। अब मैंने एक कविताओं का संग्रह लेकर आ गई हूं मैं। तो कविताओं का संग्रह क्या होता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई कविताएं,
तो कविताएं क्या है? कविताएं है एक कविता, कविता अनेक कविताएं, पता है आपको। कविताएं संग्रह होती है कविताओं का सेट। जैसे ये एक किताब है जिसमें रविंद्रनाथ टैगोर के सारी कविताएं लिखी है, जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल। तो इसको क्या कहते हैं हम? इसको कहते हैं पोएट्री। अब पोएट्री जो होती है ना, कविता संग्रह, वो पोएट्री हमेशा काउंटेबल नहीं होती, अनकाउंटेबल होती है। ध्यान में रखिए, हमेशा अनकाउंटेबल होती है। अनकाउंटेबल होती है इसीलिए ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होगी, इसके पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। ओम प्रकाश, समझ रहे हैं आप? तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जो 5 वर्ड लगाया ये गलत होगा 100%। पोएट्रीज को प्लूरल किया ये भी गलत होगा 100%। आई रोट 5 पोएम्स लास्ट नाइट, ऐसा आप लिखोगे ना, 5 पोएट्रीज आप लिख सकते हो क्या? नहीं ना लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते भाई साहब? ये पोएट्रीज आप कैसे ना लिख सकते हो एक रात में? पूरे कविताओं का संग्रह 5, वो भी लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। तो पोएट्री क्या होती है? पोएट्री होती है सेट ऑफ पोएम्स, कविताओं का एक सेट होता है पोएम्स, पोएट्री। हाँ जी, राइट अंकुश, अभी समझे ओम? ओम प्रकाश जी अभी समझे आप? एक बार जवाब दे दीजिए तो फिर मैं आगे बढ़ूं। चलो ओके, चलिए अभी यहां तक हो गया। मतलब एडवाइस, एडवाइस का डिफरेंस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का डिफरेंस, बिलीव, बिलीव का डिफरेंस, पोएम, पोएट्री का डिफरेंस, होम और हाउस का डिफरेंस, ये सारी चीजें हमने देख ली है। बिल्कुल समझ गए? कोई दिक्कत नहीं? न्यूमरल नाउन का रूल कोई समझा? अब देखिए आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं नाउन का एक और रूल, जिसमें मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगी। देखिए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, देखिए बेटा, कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी हम एडजेक्टिव्स के बाद नाउन यूज करते हैं। जैसे मैं कह सकती हूँ कुछ एडजेक्टिव्स है, जैसे कौन से एडजेक्टिव्स है? पुअर, रिच, यंग, ओल्ड, निडी, कावर्ड, स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग, वीक, एजुकेटेड, ब्लाइंड, मीक, प्रिविलेज, डेफ, फेमस, डिसेबल्ड, अनएम्प्लॉयड। देखो ये जो दो एडजेक्टिव्स है, इन एडजेक्टिव्स को मैं नाउन के साथ जोड़ सकती हूँ। जैसे मैं कहूंगी रिच पीपल, ठीक है। अब जब मैं रिच पीपल कहती हूं तो रिच और पीपल में से एडजेक्टिव हुआ रिच, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन है किसकी? पीपल की, और पीपल हुआ बेटा नाउन, रिच पीपल। अब बहुत सी बार सेंटेंस में जैसे देखिए, शी हेट्स, हेट्स रिच पीपल, वो अमीर लोगों को हेट करती है। इसी सेंटेंस को कभी कभी ऐसा भी लिख सकते हो आप, शी हेट्स द रिच। अब अंतर क्या हुआ? क्या अंतर होता है? देखिए जो फर्स्ट एग्जांपल है ना, वो फर्स्ट एग्जांपल में मैं यूज कर रही हूँ रिच लोग। यहां पर मैंने रिच को एडजेक्टिव बनाया है और लोग जो कि नाउन होते ही है हमेशा। इस स्ट्रक्चर में मैंने फर्स्ट सेंटेंस को लिखा। अगले सेंटेंस में मैंने क्या किया ना, दी आर्टिकल यूज किया और उसके बाद रिच बिल्कुल लिख दिया और उसके बाद कुछ नहीं लिखा। तो कुछ नहीं लिखा इसीलिए एडजेक्टिव जो है ये यहाँ पर नाउन हो गया, क्योंकि ध्यान में रखिएगा बिना नाउन का एडजेक्टिव एडजेक्टिव नहीं होता है, वो नाउन बन जाता है। और दोनों का मीनिंग सेम है और दोनों भी अपने अपने हिसाब से बिल्कुल सही तरह से यूज हुए हैं। तो ध्यान में रखिएगा कभी कभी जो सेंटेंस में एडजेक्टिव होता है उस एडजेक्टिव को उसके बाद का नाउन हटा के नाउन बना दिया जाता है, और उसके पहले जब द आर्टिकल लग जाता है तब। मतलब कभी कभी ये जो दिए हुए एडजेक्टिव्स है, इन एडजेक्टिव्स के पहले वी ऐड
आर्टिकल द बिफोर these adjectives and make them noun। इनको हम बहुत सी बार नाउन बना देते हैं। जैसे मैं पुअर पीपल ना कहते हुए कह दूंगी सिर्फ द पुअर। मैं ब्लाइंड पीपल ना कहते हुए मैं कह दूंगी सिर्फ द ब्लाइंड। मैं द एजुकेटेड पीपल ना कहते हुए सिर्फ कह दूंगी द एजुकेटेड। समझ रहे हो? तो यहाँ हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ है एडिंग द इन फ्रंट ऑफ एडजेक्टिव्स मेक्स देम नाउन। यही बात को मैंने इसी तरह से लिख दिया। जैसे हम लिखेंगे द पुअर, ठीक है, हम लिखेंगे द यंग। समझ गए? तो देखिएगा, द रिच आर नॉट ऑलवेज डिसऑनेस्ट। रिच, द यंग आर द एसेट्स ऑफ द नेशन। आर क्यों लिखा? द यंग पीपल ना लिखते हुए मैंने सिर्फ द यंग लिखा है। यहाँ पर यंग पीपल लिखना गलत ही है, क्योंकि यंग तो लोग ही होते हैं, तो आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं कि वो यंग लोग है, आप यंग लिख दो सिर्फ द आर्टिकल के साथ। या फिर देखिएगा, द स्ट्रीट्स ऑफ इंडिया आर ऑक्यूपाइड बाय द पुअर नॉट पुअर पीपल। यहाँ पर अपने पुअर पीपल लिखा है क्या? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर अपने यंग पीपल लिखे हैं क्या? नहीं। तो बहुत सी बार पीपल इस वर्ड को लिखना हम अवॉइड करते हैं, और इसीलिए हम उसके एडजेक्टिव्स के पहले दी आर्टिकल का उपयोग कर देते हैं। तो यह हमारा रूल है, लास्ट रूल ऑफ कॉमन एरर्स ऑफ नाउन इस चैप्टर का। नाउन इस चैप्टर का जो कॉमन एरर है उसका लास्ट रूल यही है जो आप समझ रहे हो, कि भाई हम बहुत सी बार इन एडजेक्टिव्स के पहले आर्टिकल द लगा देते हैं, ताकि इनके बाद जो पीपल वर्ड है वो पीपल वर्ड आप हटा सके। इनके बाद अगर पीपल वर्ड लिखा है तो उसको हटा सके, इनके बाद पीपल ना लिखे। जैसे शी हेट्स द रिच, लिख दिया ना। अब द रिच के बाद पीपल ना लिखो, फिर गलत हो जाएगा। जैसे मैं ना एग्जांपल्स बताती हूँ आपको, और भी तो क्लियर होगा। धीरे धीरे ये रूल जो है वो क्लियर होता है, ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज भी है। और हाँ, देखिए, जैसे द एल्डरली नीड स्पेशल केयर। द एल्डरली माने क्या होता है? बूढ़े लोग, जिनका बहुत उम्र हो चुका है वो। तो बूढ़े लोग ना कहते, मैं कहूंगी बूढ़ों को स्पेशल केयर की जरूरत होती है। यहाँ देखो, द ब्लाइंड फेस मेनी चैलेंजेस इन एवरीडे लाइफ। तो द ब्लाइंड मतलब ब्लाइंड लोग, तो मैंने ब्लाइंड लोग ना कहते हुए कह दिया सिर्फ द ब्लाइंड। ठीक है, आगे देखो, द डेड वर रिमेम्बर्ड इन द सेरेमनी। द डेड मतलब जो मरे हुए लोग हैं, वो मरे हुए लोग, तो मरे हुए लोग ना कहते हो, मैं कहूंगी मरे हुए को। द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट द अनएम्प्लॉयड, मतलब बेरोजगारों को, बेरोजगार लोगों को नहीं, हम हिंदी में भी तो ऐसे ही कहते हैं ना। द अननोन कैन बी फ्राइटनिंग, मतलब अजनबी इंसान नहीं, अजनबी, अजनबी फ्राइटनिंग होते हैं। द ब्रेव नेवर गिव अप, द ब्रेव पीपल ना लिखते हुए द ब्रेव लिख दिया, तो समझ रहे हैं आप? तो ये जो आप द के बाद एडजेक्टिव यूज करते हो, ध्यान में रखिएगा। तो जो एडजेक्टिव्स है, ये जो द के बाद आप नाउन बनाकर लिख देते हो, इनके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल होगा। जैसे द ब्लाइंड आर, द ब्लाइंड आर वेरी स्मार्ट। द ब्लाइंड इज नहीं होगा, द ब्लाइंड आर होगा, ध्यान में रखिएगा। हेलो, समझ रहे अभी? प्लीज बताइएगा समझे या नहीं समझे। इस पर ना जो अलग अलग क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं बता रही हूँ ये सब। बहुत सी बार हम क्या करते हैं ना, एडजेक्टिव्स के पहले द लगाकर उस एडजेक्टिव को नाउन बना देते हैं। जैसे रिच पीपल के सामने हमने द लगा दिया तो पीपल हटा दिया।
एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है ना। अब सोचो मैंने ये नाउन हटा दिया तो, जैसे देखो गुड पीपल, अब गुड कब बनता है, जब इसके बाद नाउन में लगाओ। एडजेक्टिव कब बनेगा, जब इसके बाद में नाउन लगा दूं। अगर मैंने ये निकाल दिया तो गुड क्या हो जाएगा, गुड खुद ही नाउन हो जाएगा। तो इसीलिए फिर मैं पीपल ना लिखती हुए द के बाद सिर्फ उनको नाउन बना के लिख देती हूँ। एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट सेंटेंस। द रिच इज नॉट ऑलवेज जनरस, द रिच आर नॉट ऑलवेज जनरस। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जेनरस का मतलब होता है दयालु होना, दया भाव होना, काइंड होना, अच्छे भी होना। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बट अभी कैसा ना, ये जब कॉमन एरर्स में आते हैं ना तब हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अभी आपके पास में एक ही क्वेश्चन है, क्योंकि अभी अभी मैंने रूल करवाया। अब अगर मैंने रूल जो है वो रूल बहुत सारे रूल करवाने के बाद ये बताया तो फिर और कंफ्यूज हो सकते हो आप। तो इसलिए इसका प्रैक्टिस आज की आज कर लीजिएगा, इट वुड बी ग्रेट। चलो, द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ स्कीम फॉर द अनएम्प्लॉयड, द अनएम्प्लॉयड्स या द अनएम्प्लॉय। वही बहुत ही सिंपल है, लॉजिक वाला क्वेश्चन है। जवाब क्या होगा? द अनएम्प्लॉयड। ओके, बहुत अच्छे, गुड। एक ऑप्शन होगा आपसे आपका जवाब। आइडेंटिफाई द सेंटेंसेस दैट यूजेस एडजेक्टिव एज नाउन। द टॉल गर्ल won the race, the tall are often mistaken by basketball players। चलो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है? सेंटेंस को आइडेंटिफाई करिए जिस सेंटेंस में एडजेक्टिव को नाउन बनाकर लिखा गया है। तो कहां पर नाउन को, एडजेक्टिव को नाउन बनाकर लिखा गया है? आर्या सेन, अंकुश राय, राधेश्याम यादव, ओम प्रकाश, कुमार रवि। कहां एडजेक्टिव को नाउन बनाकर लिखा गया है? चलिए जवाब दीजिएगा। ओम प्रकाश, राधेश्याम यादव, ठीक है। अंजलि त्रिपाठी, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हर्ष गोयल, गलत किया आपने। श्रद्धा चौहान, टॉल, देखिए अगर मैं लिखूं टॉल गर्ल, तो देखिएगा द तो आर्टिकल है, टॉल एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लड़की कैसी है, लड़की लंबी है, ऊंची है, और गर्ल तो नाउन है। तो नाउन कैसा है, टॉल है। तो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हुए इस एडजेक्टिव का उपयोग किया गया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो बेटा यहाँ पर जो टॉल वर्ड है ये तो एडजेक्टिव ही है। अब यहाँ पर इसको एडजेक्टिव बना के लिखा है तो ये आपका जवाब नहीं आएगा, बच रहा है बी ऑप्शन। बी का जवाब देखता है, कहता है कौन सा एडजेक्टिव को नाउन बनाकर लिखा है। जैसे टॉल एक एडजेक्टिव होता है बट यहाँ पर इसको नाउन बना दिया, क्यों? इसके बाद कोई नाउन नहीं है, द टॉल है ना, तो यहाँ पर ये नाउन हो चुका है। द टॉल आर ऑफन मिस्टेकन। ठीक है, चलो। अभी मुझे लगता है ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये आइडिया बहुत अच्छा था, आपके आइडियाज काफी क्लियर हो चुके हैं।
बहुत अच्छी बात है, गुड 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 गुड। ठीक है, चलो तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बहुत अच्छे तरह से आपने इसको, ठीक है। तो हमारे नाउन के कॉमन एरर्स हो जाते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं कॉमन एरर का पार्ट 2, दैट इज प्रोनाउन के कॉमन एरर्स। देखिएगा, कॉमन एरर जो होता है ना, वो कॉमन एरर में सबसे पहला पॉइंट प्रोनाउन का होता है, वो निकलता है वन, ये वर्ड वन। अब ये जो ना, इसको हम कहते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन। अब जो वन वर्ड होता है ना बेटा, ध्यान में रखिएगा, वन वर्ड का मीनिंग होता है कोई एक। वन एक संख्या होती है, ठीक है। वन एक नाउन होता है, ठीक है। जब वो एक नाउन होता है तब वो एक संख्या होती है, ठीक है। हम कहते हैं 1%, 2%। एडजेक्टिव का भी काम कर सकता है वन ये वर्ड। पर्सन कितने हैं, एक काउंटिंग बताता है उनके, ठीक है, ओके। वन एक प्रोनाउन भी होता है, और दोनों वन अलग होते हैं। मतलब जैसे जब मैं लिखूं वन स्टूडेंट, तो इसका मतलब होता है एक स्टूडेंट, ठीक है। बट जब मैं लिखूं ओनली वन, तो वन का मीनिंग हो सकता है अलग अलग। यहां जो मैं वन एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो संख्या वाला वन नहीं है, इट्स नॉट अ नंबर वाला वन, ये अलग वन है। ये जो वन होता है ना, ये देखो यहाँ वाला जो नंबर वाला वन होता है ना, ये एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, जो भी आप कहो। ये जो है ना, ये प्रोनाउन है। इसको यूज कैसे करते हैं वो हम समझ रहे हैं, क्योंकि ताकि फिर जो सब्जेक्ट और अग्रीमेंट का चैप्टर है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए आपका। उसमें ये रूल आता है, देखो वन जो वर्ड होता है ना बेटा, ये वन वर्ड बताता क्या है, वन वर्ड बताता है कोई एक। अगर आपको कहना है कि कोई एक, किसी एक ने अपने वचन का पालन करना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जब भी हम जनरलाइज स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, जनरलाइज स्टेटमेंट मतलब मैं कहती हूँ कि इंसान ने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, इंसान ने घर में ही धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए, इंसान ने बाहर झूठ नहीं बोलना चाहिए, इंसान ने किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। तो ये जो इंसान मैं कह रही हूं ना, ये इंसान ही वन है। मैं जब जनरलाइज स्टेटमेंट्स यूज करती हूँ, तो जनरलाइज स्टेटमेंट्स यूज करते वक्त जिस सब्जेक्ट का उपयोग मैं कर रही हूं वो सब्जेक्ट ही वन होता है। इसका मीनिंग दूर दूर से एनी वाला होता है। एनी वाला मतलब कोई एक। जैसे मैं कहूं कि वन शुड लव वन सेल्फ, इसका मतलब होता है एक ने अपने आप से ही प्यार करना चाहिए। तो एक ने मतलब किसी एक ने, ये बड़ा जनरलाइज स्टेटमेंट है, कौन एक हमें नहीं पता, बट किसी एक ने मतलब इंसान ने खुद से ही प्यार करना चाहिए। तो बहुत सी बार ये रिप्लेस करता है किसी व्यक्ति को, लाइक पर्सन को, या फिर एनी इस वर्ड को ये रिप्लेस करता है। हम कहते हैं ना कि आपके वचन का पालन किसी ने करना चाहिए, किसी ने अगर वचन दे दिया तो उसको उसका पालन होना चाहिए। तो किसी ने मतलब वो वन होता है, एनी ये वर्ड होता है। तो हम कहते हैं वन शुड नॉट शो ऑफ वंस ओन पोजेशन। तो एक इंसान ने अपने खुद के पोजेशन का मतलब खुद के पास होते हुए चीजों का कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। तो एक ने, ऐसा मीनिंग होता है। अब हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं वो मैं समझाती हूँ। देखिए वन जो वर्ड होता है बेटा, ये वन इस वर्ड को जो वर्ब का यूज होता है वो सिंगुलर होता है, ये बात ध्यान में रखिए। वन अगर सब्जेक्ट बनाकर लिखा हो तो उस सब्जेक्ट के लिए जो वर्ब यूज होगा वो सिंगुलर होगा, और वन के लिए जो पॉजेसिव प्रोनाउन यूज होगा वो कभी भी हीज या हर ये नहीं होता है, वो पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वंस। और हाँ, ये जब भी किसी भी रिफ्लेक्सिव के लिए यूज होने वाला है, अगर होता है तो आपको लिखना है वन सेल्फ, ना कि हिम सेल्फ, ना कि हर सेल्फ। बहुत सी बार हिम सेल्फ लिखा जाता है जो कि गलत होता है। बस यही रूल समझाने के लिए मैं आपको ये वन का मीनिंग जो है वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बेटा ये जो इम्पर्सनल प्रोनाउन है, ये आप समझ रहे हो, ये इम्पर्सनल प्रोनाउन आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इस चैप्टर में बहुत
डिफिकल्ट हो सकता है या कंफ्यूज कर सकता है। तो आप कंफ्यूज ना होते हुए समझिएगा कि वन का मीनिंग होता है कोई एक, किसी एक का। वन के लिए वर्ब तो हम सिंगुलर यूज करेंगे बिकॉज ये तो ऑलवेज सिंगुलर। इसके लिए पजेसिव प्रोनाउन हम हिज और हर नहीं यूज करेंगे, हम यूज करेंगे वंस। और रिफ्लेक्सिव भी हम हिमसेल्फ नहीं यूज करते हुए हम वन सेल्फ यूज करेंगे। जैसे देखिएगा, वन शुड लव हिमसेल्फ होता तो गलत होता, वन शुड लव वन सेल्फ, ये सही है। वन शुड नॉट शो ऑफ वंस ऑन पोजेशन, ये हमने लिखा है, हीज ऑन पोजेशन हमने नहीं लिखा। समझ रहे हैं आप? चलिए, समझे या नहीं समझे? इसके किसी सवाल को मैंने यहाँ ऐड तो नहीं किया है, तो मैं एक सवाल बना देती हूँ आपको, तो शायद आप समझ पाओ। देखिएगा, एग्जाम स्ट्रेस के लिए मोटिवेशन दूं? एग्जाम में स्ट्रेस आना चाहिए आपका, इसलिए मोटिवेशन चाहिए आपको। आपको एग्जाम का स्ट्रेस आ नहीं रहा है। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैम दुख नहीं है इसलिए हमको दुख हो रहा है। हमको दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि दुख ही नहीं है। मैम एग्जाम में स्ट्रेस चाहिए इसलिए स्ट्रेस दीजिए हमको। इतना सारा स्ट्रेस दे रही हो वो काफी नहीं है? कब से मैं कॉमन एरर्स करा रही हूँ। आधे बच्चे तो बेचारे परेशान हो चुके हैं, वो बोल रहे हैं भाई कितने कॉमन एरर्स है, अभी तो 2 ही चैप्टर हुए, अभी तो कितने चैप्टर बाकी है। और तो यही तो बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए आपके लिए पढ़ाई करने के लिए, राइट? कब से कॉमन एरर्स कर रहे हैं, ये कॉमन एरर्स, ये तो बहुत बड़ा मोटिवेशन होना चाहिए। कब से मैं बता रही हूँ, देखिए 2 बजे से मोटिवेशन ही दे रही हूँ आपको। हर्ष गोयल, देर क्यों आएगा भाई हर्ष? हम्म, कोई नहीं, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। आप पढ़ लोगे ना बढ़िया से तो हो जाएगा। रिवाइज करिए, मॉक दीजिए जितना हो सकता है उतना। बाकी तो सारी चीजें फिर आपने पढ़ाई की है ना आज तक, आज तक जो पढ़ा है उसको रिवाइज करिए, उसको प्रैक्टिस करिए। आपके एग्जाम के लिए प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम मॉक्स जो है वो मॉक्स पर फोकस होना चाहिए। एक बार देखिए, मैं आपको एक प्रोसीजर बताती हूँ। आपका जो सेशन चलता है वो सेशन खत्म होता है, तब तक आप लोगों ने सारे टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लेना है। जैसे आज मैंने ये कॉमन एरर्स करवाया, आज आपने बिल्कुल जाकर रिवाइज कर लिया। अब जब ये हमारा बैच जो है वो बैच खत्म होता है, और क्लास खत्म होने के बाद अगर एग्जाम को 6 महीना वक्त है, तो 6 महीना पहले से आप मॉक्स चालू कर दो। और अगर आपने क्लास ही 6 महीना पहले लगाया है तो बधाई हो बेटा, आपने बहुत लेट क्लास लगाया है। क्लासेस आपके एग्जाम के मिनिमम 6 से 8 महीने पहले खत्म हो जाए तो इट वुड बी ग्रेट, ताकि उसके बाद अपना अपना सेल्फ के पढ़ाई के साथ अपने मॉक्स की प्रिपरेशन करते रहो। मॉक्स के लिए प्रिपेयर्ड होना ये बहुत ज्यादा जरूरी, मॉक्स के साथ प्रिपरेशन करना ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी। अभी नबार्ड का भी नोटिफिकेशन आया है, समझ रहे हो आप? नबार्ड के एग्जाम का भी, मतलब नोटिफिकेशन नहीं, नबार्ड के हम बैच भी लॉन्च करने वाले हैं। तो इट वुड बी ग्रेट, है ना? एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अच्छी कुछ जो है वो बातें हो सकती है।
ऐसे बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट्स यहाँ पर आएंगे तो फिर गुड। ठीक है, हर्ष गोयल ऑप्शन नंबर डी नहीं आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। बाकी सभी लोगों ने जवाब 3 दिया है। डी देयर क्यों आएगा भाई, वन इज सिंगुलर ना, तो फिर क्यों। ठीक है, ओके। तो ये वन, ये वर्ड आप ध्यान में रख लीजिएगा, बड़ा जरूरी ऑप्शन है, बड़ा जरूरी है। चलो तो ठीक है, आगे हम बात करते हैं प्रोनाउन के ऑर्डर्स की। देखिए, प्रोनाउन के ऑर्डर्स मैंने आप लोगों को समझाए थे क्या, समझाए थे। प्रोनाउन के ऑर्डर्स होते हैं, जैसे प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होते हैं और थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। हाँ जी, देखो, अब ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है ना बेटा, वो कौन से होते हैं। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं आई और वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है यू, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं ही, शी, इट, और आता है हमारा दे। ठीक है, अब देखिएगा, इसमें से जो वी है ये प्लूरल है, दे है ये प्लूरल है, और यू को हम प्लूरल सिंगुलर दोनों में भी कंसिडर करते हैं। तो ये होता है आपके किसी भी प्रोनाउन का, मतलब आपके जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं उसका ऑर्डर होता है, ये ऑर्डर होता है। ठीक है, अब उस पर आधारित एक रूल मैं आप लोगों को समझाने वाली हूं, वो रूल समझिएगा। रूल क्या कहता है बेटा, रूल कहता है, हम बहुत सी बार क्या करते हैं ना, एक एग्जाम्पल में अलग अलग वेराइटीज ऑफ प्रोनाउन को यूज करता है। जैसे एक ही सेंटेंस में मैंने कह दिया तू, मैं और वो हम लोग चलेंगे कहीं तो बाहर घूमने, तो तू सेकंड पर्सन, मैं फर्स्ट पर्सन, वो थर्ड पर्सन, मैंने एक ही सेंटेंस में तीनों भी पर्सन ऑफ प्रोनाउन को यूज कर लिया। तो ऐसा बहुत बार होता है, हम एक ही एग्जाम्पल में, एक ही सेंटेंस में तीनों भी प्रोनाउन को यूज कर लेते हैं, मतलब तीनों भी ऑर्डर्स ऑफ प्रोनाउन को यूज करते हैं। तो उससे रिलेटेड ये जो रूल है, वो रूल मैं आपको समझाने वाली हूँ, रूल ऑफ ऑर्डर। रूल ऑफ ऑर्डर कहता है कि 1 2 3 का रूल आप एक ऐसे सेंटेंस में लगाइएगा जिस सेंटेंस में आपने कुछ अनप्लीजेंट बात कही है, अनप्लीजेंट बात कही है, अनप्लीजेंट बात कही है, मतलब कुछ ऐसी बात कह दी है जो कि आपको सही नहीं लगती, जैसे किसी ने चीटिंग कर दिया ऐसा आपने कह दिया, किसी को सजा हो गई ऐसा आपने कह दिया, है ना। तो ये अनप्लीजेंट एक्ट्स होते हैं। तो जब किसी सेंटेंस में अनप्लीजेंट बातें होती है, जैसे हम मैंने अगर कह दिया कि आई यू एंड आई यू एंड शी, है ना, मेड अ मिस्टेक। अब मैंने एक ही सेंटेंस में क्या किया, तीनों भी ऑर्डर्स को यूज किए, बट ये जो ऑर्डर्स है क्या ये सही ऑर्डर में है, मतलब आई फर्स्ट, यू सेकंड और शी हुआ थर्ड, तो ये सही ऑर्डर में है या नहीं है, तो है। तो 1 2 3 का ऑर्डर एक सेंटेंस में यूज होगा जब आप कभी किसी मिस्टेक का, किसी पनिशमेंट का, किसी अनप्लीजेंट एक्ट का बात करोगे, या फिर इसमें सारे सारे प्लूरल है तब। जैसे सारे प्लूरल कैसे होंगे, मैंने यूज किया वी, यू एंड दे। अब देखो, वी भी प्लूरल होता है, यू तो प्लूरल सिंगुलर दोनों भी होता है, एंड दे भी प्लूरल होता है। फिर जब मैं एक ही सेंटेंस में सारे के सारे प्लूरल प्रोनाउन लिख रही हूँ, वो 2 लिखो या 3 लिखो, तब मैं फिर चाहे वो सेंटेंस कैसा भी हो, उस सेंटेंस में फिर मैंने वो प्लूरल, वो प्लेजेंट हो, मतलब अच्छी बात कह रखी हो या बुरी बात कह रखी हो, उसका क्रोनोलॉजी हमेशा 1 2 और 3 का होगा, ये बात भी ध्यान में रखिए। ये आपका एग्जाम्पल 1 हुआ और ये आपका एग्जाम्पल 2 हुआ। क्या ये बात समझ रहे हो बेटा, ये बात जो हम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ऑर्डर्स ऑफ प्रोनाउन की। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन 1 2 3 यूज होता है अनप्लीजेंट एक्ट्स के लिए। अनप्लीजेंट एक्ट्स मतलब ऐसे एक्ट्स जो कि प्लीजेंट नहीं है, जो कि हम लोगों को अच्छा नहीं लगता उनको पढ़कर। ठीक है, या फिर अगर एक ही सेंटेंस में सारे प्रोनाउन प्लूरल लिखो, तब उनको 1 2 3 के ऑर्डर में लिखिए। 1 2 3 का ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3। हाँ जी, बट किसी सेंटेंस को आपने गुड पर्पस के लिए लिखा है, गुड पर्पस, अच्छे पर्पस के लिए लिखा है, या फिर उसमें सारे सिंगुलर है, तब उसको 2 3 1 में लिखेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यू, शी एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स।
अब बेस्ट फ्रेंड होना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात होती है। तो वो, तुम, वो और मैं ऐसे राउंड में होगा, मतलब 2, 3 और 1, ऐसे क्रम में, ऐसे ऑर्डर में हम ये सब कुछ लिखने वाले हैं। समझे बेटा? सो यू, शी एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो ये जरा एक ऐसा टॉपिक है जो कि प्रोनाउन में कॉमन एरर के तौर पे हमें पढ़ना होता है। हाँ जी। तो आपको सोचना है 1 2 3 फॉर बैड थिंग्स एंड 2 3 1 फॉर गुड थिंग्स, 1 2 3 फॉर ऑल प्लूरल एंड 2 3 1 फॉर ऑल सिंगुलर, 1 2 3 2 3 1, वो 1 2 3 2 3 1, 1 2 का 3 2 3 का 1, ऐसा हो गया। 1 2 का 3 2 3 का 1, 1 2 का 3 होता है गलत कामों में और 2 3 का 1 होता है अच्छे कामों में। हाँ, एंड वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू, अब देखिए, इफ एंड इज रिटन देयर, एंड अगर आपने लगा रखा है तो फिर तो आपको प्लूरली यूज करना होगा, बट अगर एंड नहीं लगाया तो थर्ड के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। समझ रहे हैं बेटा? ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा भी। ओके, चलो 1 2 3 2 3 1, जैसे एग्जाम्पल्स चेक करते हैं, ठीक है। यू ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। अब देखिएगा, यू ही एंड आई शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। अब यू 2 में आता है, ही 3 में आता है, 1 शैल स्टडी फॉर द एग्जाम। एग्जाम्पल सही है या गलत है? 2 3 1, 2 3 1 अच्छी चीजों के लिए, गुड मैनर्स के लिए यूज करते हैं। फिर सिंगुलर्स के लिए, तो सिंगुलर भी है, गुड मैनर भी है, तो 2 3 1 है, राइट। वी, यू एंड दे। अब देखो, वी है प्लूरल, यू भी प्लूरल, दे भी प्लूरल। प्लूरल के लिए क्या यूज करना होता है? 1 2 का 3, तो 1 2 3, सही है, ओके। यू एंड आई, अब देखो 2 3 1 हो तो 1 निकाल दो तो 2 3 देखो, 3 निकाल दो तो 2 1 देखो, 2 निकाल दो तो 3 1 देखो। समझ रहे नहीं समझ रहे? अब देखो, यू एंड आई विल ज्वाइन, यू हुआ 2, 1 हुआ, तो 2 1, 2 3 का 1, अब 3 नहीं दिया है तो 2 1 तो दिया है, तो ये सही है। आई, यू एंड शी, मतलब 1 2 3, 1 2 3 आर फाउंड गिल्टी, गिल्टी माने अपराधी, तो कुछ तो अनप्लीजेंट एक्ट किया है इन्होंने, तो 1 2 3 फॉर अनप्लीजेंट एक्ट, दिस इज ऑल्सो राइट। देखिएगा, वर्ब हम अकॉर्डिंग टू लास्ट प्रोनाउन यूज करते हैं, बट अब अगर एंड यूज हुआ है तीनों के बीच तो हम प्लूरली यूज करते हैं, एंड से प्लूरल बन जाते हैं ना सब्जेक्ट, इसीलिए। अगर एंड नहीं यूज होता है, ज्यादातर तो एंड ही यूज होता है, नहीं यूज होता तो फिर हम उसको लास्ट प्रोनाउन के हिसाब से चेंज करवाते। अब जैसे देखिएगा, सही है या गलत मुझे बताइएगा, यू आई एंड ही विल ज्वाइन टुगेदर, सही या गलत? और वो जो ऑर्डर है, वो ऑर्डर कौन सी होनी चाहिए, 1 2 3 या 2 3 1? चलिए बताइएगा।
समझे? हाँ जी। तो ये क्या है, रॉन्ग है। आपको सही क्या लिखना होगा, 2 3 1। ओके, 2 3 1 चाहिए। तो हमें क्या चाहिए फिर, यू ही एंड आई विल ज्वाइन टुगेदर। हम साथ में ज्वाइन करेंगे, समझ रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया, बहुत सही। यू एंड आई कैन मैनेज दिस। अब देखिए यू एंड आई, अब 2 और 1 है, तो 2 1 ये सही है या गलत है? यस अंकुश, आर्या सेन, श्रद्धा चौहान, मोहित दुबे, राधे श्याम यादव जी, बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। क्या आएगा, यू एंड आई कैन मैनेज दिस, राइट और रॉन्ग? 2 1 क्या है, राइट है। ओके, है ना? मैनेज करना कोई गलत बात होती है? जी नहीं, चलो। दे, वी एंड यू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग, चलिए बताइएगा। सही है गलत है? अंकुश कहते हैं गलत है, राधेश्याम कहते हैं सही है, श्रद्धा चौहान भी कह रही है गलत है, रवि कुमार कह रहे हैं गलत। सही सही सही। बट ओके देखो, दे हुआ भाई थर्ड, वी हुआ भाई 1 और यू हुआ 3 1 2 का पेयर देखा है आपने कभी? कभी नहीं देखा। तो भाई यहाँ पर क्या होगा, सारा प्लूरल है, प्लूरल है तो 1 2 3 होगा। 1 2 3 मतलब क्या होगा, वी यू एंड दे, ऐसा आएगा ना? तो हमारा आंसर आएगा वी यू एंड दे। बहुत बढ़िया। चलो इसी तरह से हमने ये जो कॉमन एरर था, ये कॉमन एरर को भी फतेह किया, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश की, और आप लोग इसका जवाब भी बहुत ही सुंदर तरीके से दे रहे हो। बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, क्या बात, वेरी गुड, बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अब देख लो। अब नेक्स्ट कॉमन रूल है, नेक्स्ट कॉमन एरर है, वो है ये वाला। अब वो रूल नंबर 8 हो या 7 हो या 9 हो, वी डोंट केयर अबाउट दैट, बट बिकॉज ऑफ ये जो रूल है, ये रूल समझेगा। देखिए, ये रूल समझाने के लिए मैं आपको कुछ और बातें भी पहले समझाने की कोशिश करूंगी। देखिएगा बेटा, बहुत सी बार हम क्या करते हैं ना, हम इंट्रोडक्शन देने की जरूरत, हम इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे अब मेरा एक दोस्त है, मैं आपको मिलवा रही हूँ मेरे एक दोस्त से, तो मैं कहूंगी, ठीक है? अब देखो, मैं इस दोस्त से आपको मिलवा रही हूँ, या फिर मेरा कोई स्टूडेंट है, अभी दोस्त की तो उम्र निकल गई हमारी, ये मेरा कोई स्टूडेंट है, तो मैं कहूंगी ये है राज, ये है राज। राज को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? राज का चेहरा थोड़ा टेढ़ा हो चुका है, बट ठीक है, कोई बात नहीं। राज को इंट्रोड्यूस कैसे करोगे? मुझे आपको इंट्रोड्यूस करना है राज को, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको मिलवा रही हूँ पहली बार राज को, कि ये है राज, तो मैं क्या कहूंगी, इट इज राज। मैं कहूंगी इट इज राज, ठीक है? बेसिकली हम क्या करते हैं ना, हम इट इज की स्ट्रक्चर्स को समझने की कोशिश करते हैं, इट इज या इट वॉज, ये जो स्ट्रक्चर्स होती है ना बेटा, इन स्ट्रक्चर्स को हम इंट्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं। इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस होती है ये। इंट्रोडक्टरी फ्रेजेस मतलब क्या, कुछ ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो आप इंट्रोडक्शन देते वक्त यूज करोगे। जैसे एक यूज करते हो, इट इज राज, ठीक है? तो मैंने कह दिया ये है राज। अब मैं कहूंगी ये है राज, दिस इज राज कहूंगी या इट इज राज? तो मैं कहूंगी इट इज राज। अब समझिएगा बेटा, जब हम इंट्रोडक्शन देते हैं किसी भी इंसान का, तब हम उसके पहले इट इज या इट वॉज की बात करते हैं, समझेगा? अब ये जो नाउन है ना, इस नाउन के लिए मुझे प्रोनाउन यूज करना है, तो मैं इट इज ही यूज करूं या इट इज हिम यूज करूं? मैं इट इज ही बताऊंगी
या इट इज हिम बताऊंगी, यहां से हमारा जो रूल है वो रूल स्टार्ट होता है। दीजिएगा जवाब, सोचो जरा और बताने की कोशिश करो। मैं ये कहूं इट इज ही या इट इज हिम कहूं? प्रोनाउन यूज करते वक्त, नाउन के लिए तो हम कोई दिक्कत नहीं है हमको, नाउन तो हम जैसे है वैसे ही यूज करते हैं, बट प्रोनाउन के वक्त बताइएगा। एच क्या है हर्ष गोयल, ही या हिम? सो गए क्या आप लोग? इट इज ही, ओके। आप कह रहे हो इट इज ही यूज करिएगा, बट मैं आपको पहले कहती हूँ इट इज हिम यूज होगा, इट इज ही यूज नहीं होगा। मैं कहूंगी इट इज ही, नॉट इट इज हिम, सॉरी। मैं कहूंगी इट इज हिम, सॉरी 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 सॉरी, नॉट इट इज ही। तो ध्यान में रखिएगा, जब भी हम इट इज के बाद किसी भी प्रोनाउन को लिखते हैं तो वो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही यूज होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज मी, है ना, इट इज हर, इट इज देम। ध्यान में रखिएगा, इट इज हो या इट वॉज हो। हाँ जी, ये पहली बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। जब भी आप किसी को भी इंट्रोड्यूस करते हो तो उसका जो प्रोनाउन आप लिखोगे उस इंसान का, वो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होना चाहिए। क्योंकि रूल क्या बनता है, रूल क्या बनता है, देखो इस स्टेटमेंट में इज जो है ना, इज वर्ब है ना, फिर वर्ब के बाद आप जो प्रोनाउन लिखते हो वो क्या लिखते हो, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं लिखते हो, सब्जेक्ट नहीं ना लिखोगे। वर्ब के बाद आप देखो इज क्या है, वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन नहीं होगा। नाम में तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सब्जेक्ट लिखो या ऑब्जेक्ट लिखो, राज तो राज ही होगा, राज का राजू या राजा नहीं होगा। बट जब हम प्रोनाउन यूज करते हैं तब हम अलग अलग लिखते हैं। तो इज के बाद तो आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यूज करोगे, तो इट इज हिम होगा, इट इज ही नहीं होगा। ठीक है, पहला तो ये वाला डाउट जो है, ये वाला डाउट क्लियर करिएगा, जो कि एक कॉमन मिस्टेक है। हम मिस्टेक क्या करते हैं, इट इज या इट वॉज के बाद आई लिखते हैं, इट इज या इट वॉज के बाद शी लिखते हैं, हिम लिखते हैं, जो कि गलती होती है। अब देखो यहां से एक दूसरा रूल ऐसा बनता है कि जब भी आपको इट इज या फिर इट वॉज के बाद एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करना है और उस सब्जेक्ट के बाद उसका एक वर्ब इंट्रोड्यूस करना है, तो फिर आप उसको सब्जेक्ट प्रोनाउन में लिखो। मतलब जब भी आप इंट्रोड्यूस करते वक्त एक्शन दिखाओगे, एक्शन डिस्क्राइब करोगे, तब आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन को लिखना होगा। ये रूल मैं आपको थ्योरी में भी समझा रही हूँ और अभी भी समझा रही हूँ जब हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं। जैसे मैं ये कहूंगी ये राज है जिसने मेरी मदद की थी, जिसने मेरी मदद की थी, हु हेल्प मी। अभी तक मैंने क्या कहा था, ये राज है। अब मैं क्या कह रही हूँ, ये वो राज है जिसने मेरी मदद की थी। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी बाबा, मैं इसको लिखूंगी इट इज राज हु हेल्प मी। हाँ जी, जिसने मेरी मदद की थी। तो मैं इसको फिर अभी इसका जो प्रोनाउन है वो प्रोनाउन क्या यूज करूंगी, इट इज ही हु हेल्प मी, इट इज हिम नहीं होगा। तो यही रूल जो है, ये रूल हम बनाने की कोशिश करेंगे कि रूल ऐसा कहता है कि अगर आपने इट इज या इट वॉज के बाद किसी वर्ब को लिखना है और एक वर्ब को लिखना है, तो जब आप प्रोनाउन यूज करोगे वो प्रोनाउन फिर वहां पर सब्जेक्ट प्रोनाउन हो जाएगा। शायद समझ आया। देखो इट इज मी, इट इज हर, ये अगर एंड कर दोगे आप तो वो ऑब्जेक्ट होगा, बट फिर उसके बाद और एक वर्ब आप लिखोगे तो इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। देखिए ना, मैंने क्या बोलना है, मैंने कहना है इट इज ही, ये वो है जिसने मेरी मदद की थी।
तो ये जो हेल्प ये वर्ब है, ये एक और वर्ब यहाँ पर, अब वर्ब के पहले तो ये सब्जेक्ट नहीं ना होगा। देखो ये इसको ही वर्ब कंसिडर करते हुए ये इसके वर्ब के बाद आ रहा है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट लिखा जा रहा है। अब यहां पर ये ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि इसके बाद और एक वर्ब लिखा है, इसलिए इसको सब्जेक्ट लिख दिया। देखो ये स्टेटमेंट अगर हु हेल्प मी के बजाय होता तो इट इज हिम हो जाता। इसी स्टेटमेंट में मैंने हु हेल्प मी लिखा, इसीलिए इसको ही लिखना पड़ा मुझे। ये है हमारा जो एरर है, वो एरर जो आपका हो सकता है। ये है बेसिक एरर जो आप कर सकते हो इस स्टेटमेंट को पढ़ते वक्त, या इट इज के इंट्रोडक्टरी फ्रेज को पढ़ते वक्त। इसी को मैंने थ्योरी में लिख कर दिया है, वो क्या लिखा है और कैसे लिखा है समझिएगा। क्या लिखा है भाई, मैंने लिखा है इट इज या इट वॉज के बाद आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लिखोगे हमेशा व्हाइल इंट्रोड्यूसिंग। ये कब हम करते हैं, ये करते हैं यूज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर द नाउन हु हैज नॉट परफॉर्म द एक्शन। उन नामों के लिए ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन लगाओ जिन्होंने कोई एक्शन नहीं किया है, ठीक है। और फिर इट इज या इट वॉज के बाद हम जब एक ऐसा प्रोनाउन लिखते हैं जो प्रोनाउन ने कोई एक्शन परफॉर्म की है, तब आप फिर उसके बाद वर्ब लिखोगे ना, तो उसको सब्जेक्ट बना दो। वर्ब शुड अग्री विद द सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब जो सब्जेक्ट प्रोनाउन यूज होता है उसके हिसाब से वर्ब को अग्री होना होता है या करना होता है। नहीं अंकुश राय, इट इज हिम, देखिएगा आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे इट इज हिम। बट जब आप लिखोगे इट इज ही हु इज माई हु इज माई पार्टनर, तो यहां पर इट इज ही आ जाएगा, इट इज हिम नहीं आएगा। नहीं अंकुश, इट इज ही हु हेल्प। मैम पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड होंगे या फिर पीपीटी नोट्स ही मिलेंगे? आपको पीडीएफ नोट्स ही तो मिलते हैं ना हमेशा, पीपीटी नहीं ना मिलता। आपको हमेशा नोट्स कौन से मिलती है हर्ष, पीपीटी मिलता है या पीडीएफ मिलता है, बताइएगा। जैसे देखिएगा इट इज दे हु हैव बीन पनिश्ड, सही है या गलत है, सही है या गलत है, सही है। कैसे, यहाँ पर आपने एक और वर्ब लिख दिया, इसीलिए इसको आपको सब्जेक्ट प्रोनाउन लिखना है। इट इज शी हु इज माई मोटिवेशन, शी हु इज माई मोटिवेशन। इट इज आई हु एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम रिस्पॉन्सिबल। आपको इसी पीपीटी को पीडीएफ बनाकर दिया जाता है, जो पीपीटी में हम पढ़ाते हैं ना, इसी को पीडीएफ बनाया जाता है। ठीक है। अब देखो लास्ट रूल ऐसा बचा होता है, लास्ट रूल ऐसा बचा हुआ है, वो है प्रोनाउन का रिलेटिव प्रोनाउन पर। रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या है बस इतना समझ लीजिए, भले ही इनका जो यूसेज है, यूसेज में सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में करवा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं, बट रिलेटिव प्रोनाउन समझिएगा। देखिएगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है ये हम समझते हैं। देखिए बेटा रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जो क्या करेगा ना, जो दो क्लॉजेस को कनेक्ट करेगा। जैसे एक एग्जांपल है ना, रीता इज द ओनली person who listens to me, जो मेरी बात सुनती है। रीता ये अकेली इंसान है जो मेरी बात सुनती है। मैं कहती हूं कि आई सॉ रमेश
हु वॉज, हु वॉज इन हरी, जो बड़े जल्दबाजी में था। अब मैंने क्या किया देखो, रीता इज द ओनली पर्सन हु लिसन्स टू मी। रीता ये अकेली एक ऐसी लड़की है जो मुझे सुनती है। मैंने रमेश को देखा जो कि बड़े गड़बड़ में था, जो बड़े जल्दबाजी में था। तो मैंने क्या किया देखो, एक स्टेटमेंट को अगले स्टेटमेंट के साथ जोड़ने के लिए हु इस वर्ड का यूज किया। यहां पर भी वही किया, एक क्लॉज को अगले क्लॉज से जोड़ने के लिए हु इस वर्ड का मैंने ये किया, यूज किया, है ना। तो इसको कहते हैं बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन होते क्या क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन ये बहुत अलग अलग वर्ड्स होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, व्हाट, विच, दैट, हुज, हुम, सच एज, सेम एज, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। हम हु, हुम, विच, दैट, हुज, हुम, सच एज, सेम एज, ये जो रिलेटिव प्रोनाउन को सेंटेंस में यूज करते हैं, वो यूज करते हैं किसी सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, जैसे मैंने देखा देखो, आई सॉ अ मैन, अ मैन, द मैन was carrying a heavy box। अब मैंने ये दो दो आपके सामने स्टेटमेंट्स लिखे, इन दो स्टेटमेंट्स को आपको करना है ज्वाइन, आपको जोड़ना है। अब आपको जोड़ना है तो आप कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन वहां पर यूज करोगे। बहुत सारे रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जैसे इंपॉर्टेंट रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं हु, एक होता है हुम, एक होता है बेटा हुज, एक होता है विच जो ज्यादातर यूज होता है, और वो ज्यादातर यूज होने वाला एक रिलेटिव प्रोनाउन होता है, वो होता है दैट। तो इन सारे रिलेटिव में से कौन सा रिलेटिव आप यूज करोगे ताकि आप इन दो सेंटेंसेस को जोड़ सको। बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे श्रद्धा चौहान, क्या यूज करोगे बेटा, हु यूज करोगे। तो आपने कैसे यूज करना है, आई सॉ अ मैन हु वॉज कैरिंग अ हेवी बॉक्स। मैंने क्या किया, द मैन को हटाकर उसके जगह हु यूज कर दिया। क्यों, अगर मुझे दोनों को कनेक्ट करना है तो कनेक्ट करते वक्त मैं क्या यूज करूंगी, रिलेटिव प्रोनाउन। फिर दोनों के बीच जो रिलेटिव प्रोनाउन यूज करने के लिए जो रिपीटेड वर्ड होता है उसको निकाल दूंगी। वेरी गुड पल्लवी गवई, बहुत अच्छे। आई सॉ अ मैन हु वाज कैरिंग अ हैवी बॉक्स, बहुत अच्छे पल्लवी। आर्या बहुत अच्छे, मोहित बहुत अच्छे, श्रद्धा चौहान, हेमा यादव, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो बेटा आपको जो सवाल आता है ना, एरर वाला जो लास्ट का पॉइंट है, वो एरर वाला लास्ट का पॉइंट है रिलेटिव प्रोनाउंस को समझना कि कहां पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं, वो है हु ये रिलेटिव प्रोनाउन हम कब यूज कर रहे हैं। देखिए, हु जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, या फिर तीन रिलेटिव प्रोनाउन को हम साथ में समझने की कोशिश करते हैं। तीन रिलेटिव प्रोनाउन है, हु, हुम और हुज। देखिएगा, हु, हुम और हुज ये हमेशा लोगों के लिए यूज किए जाते हैं। हु हम कब यूज करते हैं, जब कोई भी इंसान अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट हो तब। हुम हम कब यूज करते हैं, जब कोई भी इंसान सेंटेंस में ऑब्जेक्ट हो तब। और हुज हम कब यूज करते हैं, जब किसी भी इंसान का पोजीशन बताना हो तब। जैसे रीता ही वो लड़की है जिसने मेरी मदद की थी। अब मुझे क्या कहना है, मुझे कहना है रीता इज द ओनली पर्सन, ओनली गर्ल हु हेल्प मी, जिसने मेरी मदद की, हेल्प्ड मी। तो यहां रीता ने मेरी मदद की, तो रीता सब्जेक्ट हुई, उसके लिए मैंने हु इस वर्ड को यूज किया। अब अगर मैं कहूं कि रीता ही एक लड़की है जिसको मैंने मदद किया, मैंने अभी मदद करने वाली मैं हुई, जिसको मदद मिल रही है वो हुई रीता। अब रीता यहां पर ऑब्जेक्ट हुई, अब मुझे रीता के लिए ये बात कहनी है, तो मैं कहूंगी रीता इज द गर्ल whom आई हेल्प्ड। whom, नॉट who, यहां मैं whom कहूंगी। समझ रहे मेरी बात। तो देखिएगा, द बॉय हु इज सिंगिंग इज माई ब्रदर, जो लड़का गा रहा है, जो लड़का गा रहा है, सब्जेक्ट है वो लड़का गा रहा है ना, तो वही मेरा भाई है। अब देखिए, द मैन होम यू मेट इज अ राइटर,
जस्ट आदमी से तुम मिले, अब आदमी से तुम मिले, वो आदमी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, किसी क्रियापद का वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट अगर है, ऑब्जेक्ट के लिए अगर आपको यूज करना है तो हम यूज करिए। और पजेसिव, द गर्ल हुज फोन रैंग वॉज एम्बेरेस्ड, वो लड़की जिसका फोन बजा था वो बड़ी शर्मनाक हो गई, उसको एम्बेरसमेंट फील हुई। तो जिसका फोन, समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसको हम कहते हैं हिंदी में जो, हुम को कहते हैं हम हिंदी में जिसका, सॉरी जिसको, और हुज होता है जिसका। तो आई होप आप समझने की कोशिश कर रहे हो। इन 3 रिलेटिव प्रोनाउन के यूसेज को समझिएगा। हम हु कब लगाते हैं, हुम कब लगाते हैं और हुज कब लगाते हैं। आपको ये बताना होगा कि हु, हुम और हुज लगाते हुए आपको बताना क्या है। आपको अगर सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना है तो आप हु लगाओ, ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताना है तो हुम लगाओ, और हुज जब आपको किसी इंसान की पोजीशन दिखानी हो तब आपको उसके हुज के लिए बात करनी। जैसे पहले एग्जांपल था, यहाँ पर मुझे एक इंसान की क्रिया बतानी थी, तो क्रिया बताते हुए तो मैं सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करूंगी। पहले में मुझे उस इंसान की क्रिया नहीं बतानी है, जिसको मैंने मिला, मतलब वो ऑब्जेक्ट हुआ ना, मेरी क्रिया जिसने रिसीव की। तो इस इंसान, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट था इसलिए मैंने हुम लगा, और ये जो लड़की थी जिसका पोजीशन मुझे बताना था इसलिए मैंने हुज लगाया। ठीक है, ओके। तो यहां तक हम लोग आए हैं, यहां पर हम रुक जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन दैट और विच का डिफरेंस मैं आपको कल समझाती हूँ। हम कब दैट और कब विच यूज करते हैं ये मैं आपको कल समझा दूंगी। कुछ क्वेश्चंस है हमारे पास, है क्या? चल दे दो जवाब। द मैन फिल इन द ब्लैंक कॉल्ड यू इज माई अंकल, whom called you, who's called you, who called you, and which called you। इजी है ना? तो क्या आएगा बेटा? वो आदमी जिसने तुमको कॉल किया, अब उसने कॉल किया ना तो वो तो सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट हुआ, इसलिए यहाँ पर जवाब आएगा हु कॉल्ड यू इज माई अंकल। बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा जी? सी ऑप्शन आपका आंसर आता है। ओके, इसके बाद ऑथर फिल इन द ब्लैंक बुक्स वी लव इज कमिंग टू द सिटी। तो क्या हु, हुज, हुम या विच? हाँ जी, हाँ बहुत अच्छे। अभी क्या आएगा जवाब? अभी आएगा हुज। क्यों? ऑथर जिसकी किताब है, यहाँ पे ने क्या बताना है, यहाँ पे अपने पोजीशन बतानी है, पोजीशन बताने के लिए हम यूज करते हैं हुज। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सही से आप लोग जवाब देने की कोशिश किया आप लोगों ने। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, ये बात ध्यान में रखिए। आज हमने क्या डिस्कस किया है? आज हमने डिस्कस किया है कॉमन एरर्स को, और मिलते हैं अगले सेशन में। ये जो सेशन है ये सेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये जो जो चीजें मैंने आपको आज के सेशन में बताई है, इनको बिल्कुल बहुत ही ध्यान से इसका नोट्स बनाइए सबसे पहले तो अपने बुक में, और वो जो नोट्स बना हुआ है उसको रिवाइज करिए, और उसके बेसिस पे बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इफ यू वांट, अब जैसे कल संडे है
तो मैं आपको आराम से दो चैप्टर्स हमारे बाकी है ना प्रोनाउन, तो मैं आपको कॉमन एरर्स ऑफ प्रोनाउन पर क्वेश्चंस भिजवाने की कोशिश करती हूँ। वैसे भी आपको डीपीपी तो मिल ही गया होगा। हाँ जी, डीपीपी आज का है या कल का है? आज का है ना डीपीपी शायद। अच्छा ठीक है, कल आपका टेस्ट होने वाला है तो बी रेडी फॉर दैट। कल के टेस्ट में आपके कितने मार्क्स आते हैं वो मुझे आप लोग बताने की कोशिश बताओगे, है ना। मतलब इसका जो टेस्ट का रिव्यू है वो हम मंडे को लेने वाले हैं, ताकि फिर हम देख ले कि आप लोगों का कितना इंप्रूवमेंट हुआ है इस हफ्ते में। ठीक है, तो चलिएगा, मिलते हैं अगले हफ्ते। आप अपना ख्याल रखिए, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, और कुछ अगर डाउट्स है तो मुझे बताइए। और हाँ, आप सभी को सेशन कैसा लगा ये मुझे बताओगे। आई होप आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ है और आप भी लोगों ने बहुत अच्छे से उसको रिस्पॉन्ड किया है। डीपीपी अब तक नहीं आई, देखिए डीपीपी आपको मिल जाएगी। डीपीपी को मैंने बड़े गैप्स में रखा है क्योंकि एक हफ्ते में हमारा टेस्ट हो रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आप लोग टेस्ट में करोगे तो इट वुड बी ग्रेट। बट अगर आपको कंटिन्यूअस मैनर में कुछ डीपीपीएस चाहिए तो फिर मैं उसकी कुछ तो प्रबंध उसका करती हूँ। हाँ जी, ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद, बाय बाय। पल्लवी कहती है आई ज्वाइन द बैच फ्रॉम टुडे सो आई मे अटेंड इट और नॉट। देखिए आप देख लीजिए टेस्ट एक बार, आप दोबारा भी दे सकते हो, री अटेम्प्ट भी कर सकते हो, देकर देख लीजिए। ठीक है पल्लवी, ओके, चलो।